आर क्रॉस एफ से तो टॉर्क निकालते हो ना किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट। टॉर्क अबाउट एक्सिस का सिंपल सा मतलब ये होता है, इट मींस कंपोनेंट और कुछ नहीं है इसमें, कंपोनेंट ऑफ टॉर्क अलोंग दैट एक्सिस। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, कंपोनेंट ऑफ टॉर्क अलोंग एक्सिस विद एग्जांपल समझो। एज एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए कि एक फोर्स है, कैपिटल है फोर्स, आई कैप माइनस 2 j कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 j कैप, और वो फोर्स एक्ट करता हो, बच्चा नोट करके रहेगा साथ में, ऐसा कोई एक फोर्स है जो कि एक्ट कर रहा है किसी पॉइंट पर, और वो पॉइंट 4, 3, 5, ये वही क्वेश्चन है भैया जो कल तुम लोग को दिखा रहे थे, जो मेंस में आया था नहीं। फोर्स गिवन है और वो एक पॉइंट के ऊपर काम कर रहा है 4, 3, 5, और कहा जाए इसका टॉर्क फाइंड करना है अबाउट ओरिजिन। इसलिए हम लोग देख रहे थे इन लोग के साथ पेपर प्रीवियस ईयर के, तो इससे क्वेश्चन है पेपर में। हाँ 19 में था ना, 19 में इस फॉर्मूले पर 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। थोड़ा सा सॉरी 4 k कैप होगा हाँ। तो जरा जब पेपर आया करे तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन में आपसे टॉर्क के अबाउट क्या पूछ रहे हैं वो, क्योंकि दो दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं, एक टॉर्क अबाउट पॉइंट होता है और दूसरा टॉर्क अबाउट एक्सिस। तो हड़बड़ी में क्या होता है कि पूछा गया है एक्सिस और आप ये लगा के चले जाओ मान लो, तो वो गलत है। तो इसीलिए पहले ये देखो कि टॉर्क अबाउट ओरिजिन, तो ओरिजिन एक पॉइंट होगा, तो इसके लिए हम आर क्रॉस एफ लगाएंगे, यानी इस क्वेश्चन में अगर आंसर दे रहे हैं तो आर क्रॉस एफ लगाओ, और आर मीन्स आर क्रॉस एफ मतलब आर का मतलब ये हुआ कि फोर्स को क्वेश्चन में जिस पॉइंट के ऊपर एक्ट करता हुआ बताया गया है उसका पोजीशन वेक्टर आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में, यानी कि ये हो जाएगा 4 i कैप प्लस 3 j कैप एंड प्लस 5 k कैप। जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है उसकी पोजीशन वेक्टर क्रॉस जितना फोर्स हमें दिया गया क्वेश्चन में, तो आई कैप माइनस 2 j कैप एंड प्लस 4 k कैप। और ये उससे निकालते हैं, टॉर्क निकालने के लिए डिटर्मिनेंट मेथड लगाते हैं। तो डिटर्मिनेंट मेथड बनाओगे तो इसके हिसाब से ये आई जे के एंड 4, 3, 5, उधर 1, -2 और 4, जल्दी से निकाल लीजिए कितना आ रहा है इसका वैल्यू, टॉर्क की वैल्यू। ये सीधा फॉर्मूले के ऊपर है, बट क्वेश्चन में टॉर्क अबाउट पॉइंट होना चाहिए वहां पर। 12 और -10, कुछ इतना आएगा ना, 22 i कैप सर -11 j कैप -11 k कैप -11 j कैप और -11 k कैप। तो ये हो गया, सिंपल क्वेश्चन है, टॉर्क अबाउट ओरिजिन इतना आएगा। ठीक है, अब इसमें अगर आप खुद देखो इस क्वेश्चन को समझो, तो इसमें टॉर्क का कौन सा कंपोनेंट एक्स एक्सिस पर है, टॉर्क का कौन सा कंपोनेंट वाई एक्सिस पर है, और टॉर्क का कौन सा कंपोनेंट जेड एक्सिस पर है, वो हो जाएगा टॉर्क अबाउट एन एक्सिस। मतलब अगर इसी क्वेश्चन में यहीं पर क्वेश्चन ये होता हाउ मच इज द टॉर्क अबाउट एक्स एक्सिस, तो टॉर्क अबाउट एक्स एक्सिस का मतलब ये हुआ कि जो ओरिजिन के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट की गई है उसमें से एक्स वाला कंपोनेंट कितना आ रहा है, तो सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा 22। सिमिलरली अगर पूछा जाए कि व्हाट इज टॉर्क अबाउट वाई एक्सिस, देन वाई वाला कंपोनेंट उसको लिख देंगे -11, टॉर्क अबाउट जेड एक्सिस -11। बस ये इतना सा मतलब होता है इसका। टॉर्क अबाउट पॉइंट और टॉर्क अबाउट एक्सिस में जो डिफरेंस है वो सिर्फ इतना है कि किसी पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क आएगा वो 3 कंपोनेंट्स आ सकते हैं उसमें, एट द मैक्सिमम 3 कंपोनेंट्स। टॉर्क अबाउट पॉइंट में मैक्सिमम आपको तीनों कंपोनेंट्स मिल सकते हैं,
बट टॉर्क अबाउट एक्सिस का मतलब उस पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क निकाला है उसमें से कोई एक पर्टिकुलर कंपोनेंट, डिपेंडिंग की कौन सी एक्सिस का पूछा जा रहा है हमें। ठीक है, क्लियर है तक? अब कुछ पॉइंट्स इससे रिलेटेड भी हैं, कुछ इसकी भी प्रॉपर्टीज हैं। हम यार एक काम करेंगे, हम यहाँ पर अब क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं। ये हमने ओरिजिन के अबाउट निकाला है, अब हम क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं। अब हमको टॉर्क निकालना है किसी और पॉइंट के अबाउट। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाए कि नाउ कैलकुलेट द टॉर्क अबाउट सम पॉइंट 2,0,0। सेम क्वेश्चन में फोर्स वही है और उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी सेम है। फोर्स और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एज इट इज ले लो आप, बट टॉर्क का कैलकुलेशन ओरिजिन के अबाउट ना करके किसी और के अबाउट करना है। तो किसी और के अबाउट जब कैलकुलेट करना होगा तो इसमें फर्क क्या आएगा, जो पोजीशन वेक्टर होगी, है ना, मतलब 4, 3, 5 की जो पोजीशन वेक्टर होगी वो इसके रिलेटिव लेंगे। एक तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो हम यहाँ पर ओरिजिन को शिफ्ट कर देंगे। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ रखा होगा कि अगर आप ओरिजिन को शिफ्ट करते हो तो जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो बदल जाते हैं। तो अगर हम एक तरीके से ये मान लें कि 2,0,0 इज द न्यू ओरिजिन, तो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 4 की बजाय 2 हो जाएगा। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन को आप x इक्वल टू 2 पे ला रहे हो, तो जो कोऑर्डिनेट प्रीवियसली 4 था वो 2, मतलब रिलेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर में ये 4 आई कैप की जगह पर 2 आई कैप, बाकी सब एज इट इज रहेगा। समझ रहे हो ये? इसके बाद जो आंसर आएगा तो इसे डिटर्मिनेंट में भी यहाँ पर 4 की जगह 2 हो जाएगा। ठीक है, और इससे जो फाइनल आंसर आएगा उसमें थोड़े से चेंजेस आएंगे। माइनस -3 j कैप, ओके, और -7 k कैप। नाउ अगर आपसे पूछा जाए कि अब आप बताओ कि हाउ मच इज टॉर्क अबाउट एक्स एक्सेस, फिर से इट व्हाट इज द टॉर्क अबाउट एक्स एक्सेस, तो फिर मेरा आंसर कितना आएगा 22। और इसके पहले में जो आंसर आया था, जबकि इसके पहले वाला टॉर्क हम लोगों ने ओरिजिन के अबाउट कैलकुलेट किया था, अब जो टॉर्क कैलकुलेट किया है वो किसी और पॉइंट के अबाउट निकाला है। तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस बदलने पर, मतलब कि पहले ओरिजिन और अब 2,0,0, पॉइंट ऑफ मतलब जिसके अबाउट टॉर्क निकालना था इस पॉइंट को चेंज कर दिया, ऑब्वियसली पूरा आंसर चेंज हो गया। बट स्टिल अगर आप नोटिस करो तो टॉर्क अबाउट एक्स एक्सिस की वैल्यू जितनी पहले आई थी उतनी ही अभी भी आ रही है। तो इसकी क्या मतलब क्या प्रॉपर्टी समझ में आ रही है इसमें, और ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पहले जब हम लोगों ने टॉर्क निकाला था वो दैट वाज अबाउट 0,0,0, और अब जो टॉर्क निकाला है वो आपने 2,0, क्या ये दोनों पॉइंट एक्स एक्सेस पर लाई नहीं कर रहे हैं? 0,0,0 और 2,0,0, ये दोनों ही पॉइंट्स एक्स एक्सेस के ऊपर है। तो अब रूल क्या बन रहा है, अगर हम मल्टीपल पॉइंट्स चूज करें, मल्टीपल पॉइंट्स ऑन द सेम एक्सिस, मतलब ये भी एक्स एक्सिस पर और ये भी एक्स एक्सिस पर, तो रिलेटिव टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द सेम एक्सिस the value of a torque will change but the torque about that particular axis remains constant। नहीं ऐसा नहीं बताइए, तो तब आएगा ना, एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट आपको बार बार सेम टॉर्क तब मिलेगी जब आपने टॉर्क का कैलकुलेशन जिन पॉइंट्स के अबाउट किया है वो पॉइंट्स उसी एक्सिस के ऊपर हो। क्योंकि अगर आप नोटिस करो तो वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट तो चेंज हुए हैं, सिर्फ एक्स कंपोनेंट चेंज नहीं हुआ है। मतलब ये कहना चाह रहे देखो, सपोज दैट आपसे कहा जाए कि ये कोई एक्सिस है, और कोई क्या मतलब जनरली हमारे न्यूमेरिकल्स में ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। तो कोई एक एक्सिस है उसके ऊपर हमने कोई एक पॉइंट O1 चूज किया,
उसके ऊपर हमने कोई एक पॉइंट O2 चूज कर लिए, दो अलग अलग पॉइंट सेम एक्सेस पर ले लिया, और कहीं और किसी पॉइंट पर, कहीं और किसी पॉइंट के ऊपर मान लिया जाए कोई फोर्स F लग रहा हो। अब इसको एज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना आप, एज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला, टॉर्क रिलेटिव टू द पॉइंट O1 इज सेम एज द टॉर्क रिलेटिव टू द पॉइंट O2। सही है गलत है ये? पिछला एग्जांपल, अरे भैया पिछला सही एग्जांपल है। 0,0,0 के अबाउट टॉर्क निकाला था, फिर 2,0,0 के अबाउट टॉर्क निकाला, तो क्या टोटल टॉर्क सेम आई थी आपकी? अरे तो ये क्वेश्चन तो पढ़ो, टॉर्क अबाउट O1 मतलब टॉर्क कैलकुलेटेड अबाउट पॉइंट O1, और ये चीज है टॉर्क कैलकुलेटेड अबाउट पॉइंट O2। क्या ये सेम आएंगे? नहीं आएंगे, दे आर नॉट इक्वल। बट अगर आपसे इसमें कहा जाए कि जो कंपोनेंट ऑफ टॉर्क जो कैलकुलेट हुआ है अबाउट O1, कंपोनेंट ऑफ टॉर्क O1 along axis is same as the component of torque O2 along the axis। अब बताओ ये स्टेटमेंट, ये सही है, मतलब सही है। हाँ, इस फोर्स का टॉर्क पॉइंट O2 के अबाउट और इस फोर्स का टॉर्क पॉइंट O1 के अबाउट वो अलग अलग आएगा, लेकिन उन टॉर्क्स में से वो कंपोनेंट जिसकी डायरेक्शन इस एक्सिस के अलॉन्ग आएगी वो दोनों से सेम आएगा। यही चीज अभी पिछले एग्जांपल में दिखाई है, 0,0,0 और 2,0,0 में एक्स कंपोनेंट टॉर्क का सेम आएगा, जिसको कि टॉर्क अबाउट एक्सिस कह रहे हैं। ठीक है सर। अब जरा एक बार ना वेक्टर, थोड़ा सा एक वेक्टर वाले चैप्टर का एक कंसेप्ट था, वो जरा एक बार रिकॉल करिए यार। वेक्टर वाले चैप्टर में जब हम लोगों ने कंपोनेंट्स करने सीखे थे कि एक वेक्टर के कंपोनेंट, मान लीजिए कोई एक ए वेक्टर है और एक कोई एक बी वेक्टर है, और थीटा एंगल हो इनके बीच में, और पूछा जाए कि कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए कैसे निकाला जाएगा। तो कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर अगर निकालना हो तो सिंपल है कि बी का कंपोनेंट अगर ए की डायरेक्शन में निकालना हो, कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, तो ऑब्वियसली इसको आप डायरेक्ट लिखोगे बी मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। सिंपल, मतलब सिंपल कंसेप्ट ऑफ वेक्टर। इसको हम क्या कर सकते हैं, बी कॉस थीटा में हम क्या कर सकते हैं, ए ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर, एंड डिवाइड कर ले इसे, तो न्यूमरेटर वाली चीज अब क्या बन जाएगी यार, यहाँ पर ए बी कॉस थीटा, और न्यूमरेटर में देखो तो ये दो वेक्टर के बीच में कोई एक प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है। ए बी कॉस थीटा जो न्यूमरेटर में लिखा है इसको ए डॉट बी लिख सकते हैं, यानी ये चीज हम लिख सकते हैं कि इट इज ए डॉट बी, और डिवीजन में ए विच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए। और ये भी याद करो कि एक वेक्टर को जब उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, तो यूनिट वेक्टर बन जाता है ये। यानी कि हम इसको ये भी कह सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो इक्वल टू बी डॉट ए कैप। उल्टा भी कर सकते हैं, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट में तो फर्क नहीं पड़ता कि आप ए डॉट बी कर रहे हो कि बी डॉट ए करो, सेम ही आंसर आता है। तो अब पूरी कहानी क्या बन रही है कि कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए जब निकालना होगा वेक्टर कंसेप्ट के हिसाब से, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर बी अलोंग ए, इसको प्रोजेक्शन भी कहते हैं। कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए इज आल्सो नोन एज प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो इसका फॉर्मूला क्या है, बी वेक्टर डॉट ए कैप। नोट करें इसको, वेक्टर के टाइम पर भी पढ़ाया था वैसे ये चीज, कंपोनेंट वहाँ उस टाइम पर जब पहली क्लास हुई थी तब भी बताया गया था।
और इसको अब आगे ध्यान रखिएगा कि जब भी एक वेक्टर का कंपोनेंट किसी दूसरी डायरेक्शन में निकालना होता है तो बी वेक्टर डॉट ए कैप, जिसका कंपोनेंट करना है वो वेक्टर पूरा लेते हैं, जिसका कंपोनेंट करना है वो कंप्लीट वेक्टर होगा, और जिसके अलोंग करना होता है उसका यूनिट वेक्टर। ठीक है, जिसके अलोंग है वो यूनिट वेक्टर। तो ठीक है, अब इस चीज को इस मतलब इसका यहाँ हमारे इस चैप्टर में क्या काम है। तो देखो काम ये है अगेन कि मान लो कोई एक्सिस है और किसी पॉइंट पी के ऊपर हमने किसी डायरेक्शन में फोर्स लगाई एफ, और इस एक्सिस के ऊपर हम कोई एक पॉइंट चूज कर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ कहीं पर O1 पॉइंट, और O1 से जहां पर फोर्स लग रही है उसको मिला दें, अगर एक पोजीशन वेक्टर बना जाएगी, R1 लिख देते हैं। डेफिनेशन वाइज R1 क्रॉस F को क्या कहोगे, टॉर्क अबाउट एक्सिस कहेंगे या फिर टॉर्क अबाउट पॉइंट कहेंगे, और कौन से पॉइंट के अबाउट? इसको कहा जाएगा ये टॉर्क है अबाउट दिस पॉइंट। ठीक है, और टॉर्क अबाउट एक्सिस के बारे में क्या कहा गया है कि टॉर्क अबाउट एक्सिस का मतलब होता है कि जो टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं उसका कौन सा कंपोनेंट एक्सिस के अलोंग आएगा। तो अगर जो हमारी एक्सिस है उस एक्सिस पर यूनिट वेक्टर एन कैप मान लें, यूनिट वेक्टर ऑन दिस, और इस कंसेप्ट को समझो कि एक वेक्टर का कंपोनेंट किसी डायरेक्शन में जब निकालना होगा, किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट किसी डायरेक्शन में निकालने के लिए, तो जिसका कंपोनेंट करना है वो वेक्टर, और जिसके अलोंग करना है उसके यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट। तो अब हम ये चाहते हैं कि ये जो टॉर्क निकला है इसका कौन सा कंपोनेंट आपके एक्सिस के अलोंग आएगा, तो टॉर्क ऑफ दिस वेक्टर, और चाहिए किसके अलोंग, तो इसी में हम डॉट एन कैप लगा देंगे, एंड नाउ वी विल कॉल इट टॉर्क अबाउट एक्सिस। ये बन जाएगा आपका आंसर। और हम जो पॉइंट, अभी एक मिनट बताइए, थोड़ा सा टफ टाइप का है, मतलब जल्दी डाइजेस्ट नहीं होती, और इसलिए भी होता है, इसलिए डाइजेस्ट नहीं क्योंकि टॉर्क को हमने इतना डिटेल में कभी पढ़ा ही नहीं है। टॉर्क हमने खाली फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जाना है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम्स हो रही है। भाई पहले के लोगों ने पढ़ाया लेकिन वो इस तरीके से पढ़ा दिया है, उस समय तो लग रहा था कि टॉर्क आसान है। एक काम करें यार, देखो बोर्ड पे देखो एक बार, पहले समझो। यहाँ पर मैं एक और पॉइंट O2 चूज कर लेता हूँ, और O2 से मैंने इस पॉइंट P को मिलाया और इससे इसकी पोजीशन वेक्टर R2 बनी। R2 क्रॉस F, इसको क्या लिखेंगे, टॉर्क अबाउट पॉइंट O2। ठीक, और इसमें अगर मैं डॉट एन कैप कर दूं तो टॉर्क अबाउट एक्सिस है। क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आएंगी? अभी पीछे एक पॉइंट लिखा था हम लोगों ने, यस सर। O1 एंड O2 बोथ आर ऑन द सेम एक्सिस। अभी जस्ट पहले वाला वही एग्जांपल, ओरिजिन और 2,0,0 वाला एग्जांपल, यानी आप ये कह सकते हो कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम, तो ये भी टॉर्क अबाउट एक्सिस है। यानी कि टॉर्क अबाउट एक्सिस को निकालने के लिए जो आर वेक्टर है वो उस एक्सिस के कौन से पॉइंट से लेना होगा। टॉर्क अबाउट एक्सिस अगर आपको कैलकुलेट करना होगा तो आपको यहाँ पर कोई आर वेक्टर चाहिए, और आर वेक्टर का मतलब क्या हुआ, आपको एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका डायरेक्शन उस पॉइंट की तरफ हो जहां पर फोर्स लग रही है। बट उसका टेल कहां पर रखोगे आप, एक्सिस के कौन से पॉइंट पर वेक्टर का टेल होना चाहिए, कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हैं, सेम ही आंसर आएगा। यानी टॉर्क अबाउट एक्सिस निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, उस एक्सिस पर कोई भी एक पॉइंट चूज कर दो, एक्सिस के ऊपर कोई भी एक पॉइंट चूज करेंगे, उस पॉइंट के अबाउट आर क्रॉस एफ करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे एन कैप। ये लिखिए, मतलब फाइनली अगर हम कंक्लूजन निकालना चाहें तो हम ये कह रहे हैं टॉर्क अबाउट एक्सिस विल बी आर relative to any point on the axis.
क्रॉस एफ एंड देन डॉट एन कैप इन जनरलाइज फॉर्म इस तरीके से लिख सकते हो रिलेटिव टू एनी पॉइंट। जिसमें एन कैप एक्सिस के पैरेलल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हुआ। ठीक है, अब इसको एग्जांपल समझो। मतलब ये तो ठीक है थ्योरी पढ़ ली, लेकिन हम न्यूमेरिकल्स में कैसे काम करोगे? मतलब इसका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनेगा, न्यूमेरिकल कुछ इस टाइप से, फाइंड टॉर्क बाय, फाइंड द टॉर्क बाय कोई एक फोर्स दे दिया जाए, मान लो आपको 2i कैप प्लस 5j प्लस 8k। फाइंड द टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट अ लाइन y इक्वल टू 3x प्लस 4। ये करो ट्राई, इस फोर्स की टॉर्क इस लाइन के अबाउट, बिकॉज टॉर्क अबाउट लाइन मतलब टॉर्क अबाउट एक्सिस। अब गारंटेड दिक्कत होगी, पक्का दिक्कत आएगी। मतलब सर जो लाइन है उसमें सर एक पॉइंट हम लोग चूज कर लेंगे सर, बिल्कुल उसको सर आर मान के इनटू एफ कर देंगे और डॉट में सर जो एन वेक्टर है सर उसको लगा देंगे, सिंपल। राइट। तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट रह गया बच्चा। फाइंड द टॉर्क बाय दिस फोर्स अबाउट अ लाइन इफ द फोर्स एक्स, ये भी बताना पड़ेगा ना फोर्स लग कहाँ पे रहा है। तो फोर्स एक्स एट 8,12,6 ऐसे मान लीजिए, क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन होगा नहीं। मेंस में बड़ा ध्यान रखना है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा कि आपसे अबाउट के बाद क्या लिखा हुआ है। अगर ये अबाउट पॉइंट होता तो बहुत आसान होता, आर क्रॉस एफ करना होता खाली और कुछ नहीं। बट जैसे ही वो अबाउट लाइन बोल देते हैं क्वेश्चन टफ हो गया। तो ये वाला रूल है देखो, आर रिलेटिव टू एनी पॉइंट। अब एनी पॉइंट तो आप चूज कर लो अपने मन के हिसाब से, आप कोई ऐसा पॉइंट चूज करिए जो इस लाइन के ऊपर आता हो। 1,7 x इक्वल टू 1 रख लें, y की वैल्यू 7 हो जाएगी, कोई भी पॉइंट। हाँ, कोई भी एक पॉइंट ऐसा चूज करो जो इस गिवन लाइन के ऊपर सेटिस्फाई हो जाए। 0,4 भी हो सकता है, 1,7 हो सकता है, स्ट्रेट लाइन पर कई सारे पॉइंट्स होंगे, कोई एक पॉइंट चूज कर लीजिए। तो चलिए हम पॉइंट इसमें चूज कर रहे हैं, सिंपलेस्ट 0,4 चूज कर लो, सबसे सिंपल पॉइंट है ये इस लाइन के ऊपर आएगा। ठीक है ना, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि पॉइंट क्या लेना है, जो मन करे वो ले लीजिए, बस बस वो पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब उस पॉइंट के रिलेटिव, जो भी पॉइंट चूज किया है उसके रिलेटिव जहां पर फोर्स लग रही है उसका पोजीशन वेक्टर, नाउ आर वेक्टर। तो 0,4 के रिलेटिवली जब जाओगे तो एक्स कोऑर्डिनेट विल रिमेन 8 आई कैप, वाई कोऑर्डिनेट जो 12 है वो रिलेटिव टू 4 देखेंगे जब, तो 8 जे कैप एंड प्लस 6 के कैप। अब इसके बाद डिटर्मिनेंट मेथड से पहले आर और एफ का क्रॉस प्रोडक्ट लाइए, आर क्रॉस एफ। ठीक है,
अब उसके बाद एक पार्ट और बचेगा भी, आप चाहो तो वेरीफाई कर लेना। 0,4 मैंने लिया, 1,7 लेके करना, देखो सेम जो हम स्टेटमेंट बोल रहे थे कि किसी भी पॉइंट को लोगे आंसर सेम आएगा। आपने 1,7, चलिए तो दोनों से देखते हैं। इससे फिलहाल आंसर क्या आ रहा है, आर क्रॉस एफ डिटर्मिनेंट मेथड के हिसाब से देखें मेरा एक बार। बताना यार, आप लोग बताओ, इस वेक्टर में 8i 8j 6k और ये 2i 5j 8k में अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो और डिटर्मिनेंट रूल लगाते हो, 26i कैप प्लस 46j कैप, गलत ना बताना कोई। सर 34 आई कैप माइनस 52 जे कैप। यस सर, ये सर ये 34 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 24 के कैप। ये भी गलत है, ये पूरा ही गलत है। यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे 34 आई कैप आएगा और फिर यहाँ माइनस 52 जे कैप आएगा, फिर 24 के कैप आएगा। हद है भैया, एक कोई गलत होता तुम। ठीक है, अब इसके बाद का पार्ट है नाउ एन कैप निकालना है। एन कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर निकालना है, वो भी इस लाइन के अलोंग। ये भी अपने आप में एक टारगेट ही है कि आप इस लाइन के ऊपर यूनिट वेक्टर कैसे लाओगे। तो ये लाइन का स्लोप कितना है, y इक्वल टू 3x प्लस 4 की स्लोप निकाल सकते हो। 3 मतलब tan इनवर्स 3, tan इनवर्स 3 इसकी स्लोप एंगल होगा एक तरीके से। तो हमको अब क्या काम करना है, जिस लाइन के अलोंग टॉर्क निकालना था, पहले इसके लिए मुझे एन कैप कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो अब ये कैसे निकालेंगे वो देखो। सब वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। हाँ जी, तो आपको एक तरीके से एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा हो और tan थीटा की वैल्यू 3 होगी, क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है उसमें tan थीटा 3 है। तो हमें उसी लाइन के पैरेलल एन कैप निकालना है। तो हम लोग को एक यूनिट वेक्टर निकालना है एट थीटा एंगल। तो इस यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स करो जरा। यूनिट वेक्टर यानी इसकी लेंथ 1 है, तो इसका कंपोनेंट ऑन एक्स एक्सिस 1 cos थीटा होगा, और tan थीटा अगर 3 है तो ट्रायंगल बना करके cos थीटा sin थीटा सब कुछ निकाले जा सकते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस के हिसाब से। 3 1 √10 कंपोनेंट ऑफ दिस यूनिट वेक्टर, यानी कि 1 का कंपोनेंट एक्स एक्सिस पर 1 cos थीटा की वैल्यू 1/√10, तो 1/√10 आई कैप, और इस यूनिट वेक्टर का कंपोनेंट वाई एक्सिस के ऊपर 1 sin थीटा 1 इंटू साइन ऑफ थीटा विच इज 3/√10 जे कैप। ये हो गया एन कैप। और अब जो ये टॉर्क निकाला था आप लोगों ने, उसका और इस एन कैप का डॉट प्रोडक्ट, आसान तो है नहीं कहीं से भी, क्योंकि पहले तो हम कोई भी एक रैंडम पॉइंट चूज करेंगे, फिर आर निकालेंगे, फिर आर और एफ का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर इसमें डॉट प्रोडक्ट भी यूज करना है, दोनों प्रोडक्ट लग रहे हैं। और उससे बड़ी बात यह है कि एन कैप निकालने में भी आपको एक लॉजिक लगाना पड़ रहा है कि आप यूनिट वेक्टर किसी लाइन पे कैसे निकालते हैं। तो जिस भी स्ट्रेट लाइन का यूनिट वेक्टर निकालना हो, उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप चेक कर लो आप, उसी डायरेक्शन में एक वेक्टर जिसकी लेंथ 1 हो उसको रिजोल्व करके लिख लो। एंड नाउ डॉट प्रोडक्ट बिटवीन दीज टू, टॉर्क और एन कैप, इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट। ये हमारा फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन का। डॉट पर रूल क्लियर होगा कि नहीं? तो टॉर्क जो लाइन दी गई थी उसके लिए निकालना है, तो अब क्या होता है, अच्छा इसका और इसका एन कैप का डॉट प्रोडक्ट लोगे, 34/√10 माइनस 34 और 1/√10 मल्टीप्लाई 156/√10 34/√10 और माइनस 52 और ये माइनस 156 माइनस 156/√10 और जे कैप मतलब तो आएगा नहीं कुछ, तो कुल मिलाकर के ये -122/√10।
तुम्हारा भी सेम ही आंसर है, और जबकि आपने 0.1,7 चूज किया। यही कोई भी पॉइंट होगा, आंसर में फर्क नहीं आएगा। ये टॉर्क अबाउट एक्सेस की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि उस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट के रिलेटिवली आर निकाल दिया जाए, आर क्रॉस एफ किया जाए और फिर डॉट एनकैप किया जाए। तो -122/√10। अच्छा, इस माइनस का भी सिग्निफिकेंस है यार, जो आंसर माइनस में आ रहा है इसका भी सिग्निफिकेंस है कि ये क्या मतलब है इसका। मतलब जानते हो इसका क्या हुआ कि जिस डायरेक्शन में आपने एन कैप चूज किया है, टॉर्क उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क ये होगा, सिग्निफिकेंस ऑफ माइनस साइन। अगर पॉजिटिव साइन आता तो जिस डायरेक्शन में एन कैप है उसी डायरेक्शन में टॉर्क होता। माइनस साइन आ रहा है, इसका मतलब टॉर्क की डायरेक्शन आपने जो एन कैप की डायरेक्शन चूज की है उसके अपोजिट, यानी कि टॉर्क थर्ड क्वाड्रेंट की डायरेक्शन में होगा। सिग्निफिकेंस ऑफ द माइनस वैल्यू इन द आंसर। प्लस वैल्यू आती है अगर बाई चांस कुछ ऐसा होता है कि पॉजिटिव में आंसर आता, तो जो डायरेक्शन एन कैप की है वही डायरेक्शन टॉर्क की बनती। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है एक पॉइंट और, टॉर्क अबाउट एक्सिस की एक तो प्रॉपर्टी ये हुई है। टॉर्क अबाउट एक्सिस की एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसका यूज हम आगे न्यूमेरिकल्स में करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के टाइम पर। टॉर्क अबाउट एक्सिस को इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। टॉर्क अबाउट एक्सिस की नाउ डेफिनेशन ये बन रही है, आर क्रॉस एफ एंड डॉट एन कैप, ये बन रही डेफिनेशन, जिसमें एन कैप एक्सिस का यूनिट वेक्टर है। केस वन, अगर जो कैपिटल एफ है पैरेलल टू एन कैप हो। प्रॉपर्टीज जान जाना यार, जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो कहीं भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, तो जो प्रोडक्ट के बाद वाली वेक्टर आती है ये वेक्टर, प्रॉपर्टी याद होगा आपको, 0 हो जाएगा ये ये वेक्टर परपेंडिकुलर टू आर भी आता है, ये वेक्टर परपेंडिकुलर टू एफ भी आता है। ये तो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट है कि जिन दो का क्रॉस करते हो प्रोडक्ट वाली वैल्यू इसके भी 90 डिग्री पे होती है और इसके भी 90 डिग्री पे होती है। और अगर फोर्स और एन कैप पैरेलल है तो 0 अगर ये, हाँ, ये पूरा प्रोडक्ट एफ के परपेंडिकुलर आ रहा है और एफ एन कैप के पैरेलल है, तो फिर ये पूरा प्रोडक्ट और एन कैप के बीच 90 डिग्री एंगल बन रहा होगा, और 90 डिग्री के बीच में जब डॉट प्रोडक्ट निकाला जाएगा 0 आएगी। इन दिस केस टॉर्क अबाउट एक्सिस की वैल्यू 0। यानी अगर फोर्स एक्सिस के पैरेलल है, बिकॉज एन कैप मतलब एक्सिस, तो कहीं भी अगर ऐसी कोई सिचुएशन होगी कि ऐसा कोई एक्सिस हो और एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल डायरेक्शन में फोर्स लगाई जा रही है, तो ये फोर्स का टॉर्क अबाउट द एक्सिस 0, ये केस कह रहे हैं। फॉर फोर्सेस पैरेलल टू एक्सिस देयर इज नो टॉर्क अबाउट द एक्सिस। स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है यार, फॉर फोर्सेस व्हिच आर पैरेलल टू एक्सिस देयर इज नो टॉर्क अबाउट द एक्सिस। तो अब इसको न्यूमेरिकल्स में इस तरीके से बोलना, अगर कोई रिजिड बॉडी वर्टिकल एक्सिस पर रोटेट कर रही है, कोई ऐसे जैसे दरवाजा है तो दरवाजे का रोटेशन हमेशा वर्टिकल एक्सिस पे होता है, कैन mg प्रोड्यूस टॉर्क फॉर रोटेशन? क्यों? समझ आ रहा है? वर्टिकल फोर्स कैन नॉट प्रोड्यूस टॉर्क अबाउट वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल फोर्स कैन नॉट प्रोड्यूस टॉर्क अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्योंकि अगर ग्रेविटी टॉर्क प्रोड्यूस कर रही होती तो ग्रेविटी की टॉर्क की वजह से ये अपने आप घूम रहा होता। नहीं, पहले ये समझो, पैरेलल वाला तो नहीं कर सकते ना। चलिए दूसरे केस पे आइए, सेकंड केस हटा दे इसको। सेकंड केस, कहीं पर अगर ऐसा हो जाए, कहीं पर ऐसा हो कि कोई एक एक्सिस हो और जो फोर्स लगाई गई है
को एक्सटेंड करने पर एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, वो फोर्स की लाइन एक्सटेंड करने पर एक्सिस को कट कर रही है। मैथ में शायद इसको स्क्यू लाइंस बोलते हैं ना कुछ, जब दो लाइनें कट कर जाए तो। अब बताइए, देखो इस केस में इसका टॉर्क अबाउट एक्सिस नोटिस करना। टॉर्क अबाउट एक्सिस में इस आर के बारे में कहा गया था कि रिलेटिव टू एनी पॉइंट, तो इनको स्क्यू लाइन वैसे गए, हाँ, रिलेटिव टू एनी पॉइंट। तो अगर ये ऑप्शन है कि रिलेटिव टू एनी पॉइंट, तो मैं वो ये एनी पॉइंट इसको चूज कर लेता हूँ जहां पर कट हो रहा है, दैट दिस इज द रिलेटिव पॉइंट। और इसके रिलेटिवली अगर आप आर निकालोगे तो क्या आएगा, पॉइंट ओ के रिलेटिवली जहां पर फोर्स लग रही है उसका पोजीशन वेक्टर। तो मान लीजिए पी पॉइंट पर फोर्स लगी है और हमने ओ को माना है, तो ओ और पी के बीच की पोजीशन वेक्टर यानी कि ये वेक्टर। अब आर और एफ सेम डायरेक्शन में होगी, आर क्रॉस एफ 0 हो गया, अगेन टॉर्क अबाउट एक्सिस 0 आएगी। ये सेकंड केस हुआ जिसमें टॉर्क अबाउट एक्सिस 0 मिलेगा। इनको असर्शन रीजनिंग के हिसाब से भी तैयार करना, प्रॉपर रीजन क्लियर होना चाहिए कि व्हाई दिस टॉर्क इज 0। तो फोर्स एक्सिस के पैरेलल है तब भी अबाउट एक्सिस कोई टॉर्क नहीं आएगी, और अगर फोर्स एक्सिस को कट कर रही है तब भी नहीं आएगी। मतलब किसी एक्सिस के अबाउट टॉर्क चाहिए अगर, तो ऐसा फोर्स होना चाहिए जो ना तो उस एक्सिस के पैरेलल हो ना उसको काटे। तो ये फोर्स कैसे हो सकता है फिर 3D में? तो डोर के केस में यही तो होता है ना, हम जो फोर्स लगाते हैं वैसे पुल करते हैं इसको, तो हम पुल करेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन ऐसे होगा, इस तरफ ऐसे। तो ये जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी ऐसे दरवाजे के परपेंडिकुलर थी, ये यहाँ वाली एक्सिस को ना तो कट करेगा और ना ही उसके, क्योंकि एक्सिस वर्टिकल है और हम फोर्स लगा रहे हैं ऐसे हॉरिजॉन्टल, तो ये नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग, ये इसीलिए टॉर्क जनरेट होगी। और किसी भी तरीके से फोर्स लगाइए टॉर्क नहीं आएगी। मतलब टॉर्क लाने के लिए फोर्स की पर्टिकुलर ओरिएंटेशन भी है, ऐसा नहीं है कि हम बस कोई भी फोर्स कैसे भी लगा देंगे और टॉर्क बन जाएगी। नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग। ठीक है, इसका अभी तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे बिकॉज एंगुलर मोमेंटम पढ़ा नहीं हम लोगों ने, बट एक आइडिया सिर्फ दे रहे ताकि जब पढ़ेंगे उस समय याद आ जाए। ये कोई एक हेमीस्फीयर मान लीजिए जिसमें फ्रिक्शन 0 है, म्यू बराबर 0, नो फ्रिक्शन, और एक पार्टिकल हेमीस्फीयर के अंदर, इनसाइड द हेमीस्फीयर एक पार्टिकल स्पाइरल पाथ पर है। मतलब ये स्फीयर के अंदर ऐसे रिवॉल्व कर रहा है इस तरीके से, ऐसे स्पाइरल, समझ गए आप? अंदर स्फीयर के अंदर वाली वॉल पर स्पाइरल तरीके से चल रहा है। ये बताइए इस पार्टिकल पर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी किसी भी मूवमेंट पर? फ्रिक्शन नहीं है तो फ्रिक्शन के अलावा आप कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो इस पार्टिकल पर लग रही है? एमजी और नॉर्मल। और यहाँ पर एक वर्टिकल एक्सिस बनाते हैं। क्या किसी भी टाइम पर स्टार्टिंग के अलावा भी, मतलब स्टार्टिंग पर या फिर उसके आगे, क्या किसी भी टाइम पर टॉर्क अबाउट एक्सिस जनरेट होगा? नो सर। चेक करिए ना, किसी भी टाइम पर दो ही फोर्स है, नॉर्मल एमजी। नॉर्मल एट एनी पॉइंट, पार्टिकल कहीं भी होगा, नॉर्मल की जो डायरेक्शन है वो कहाँ दिखाओगे? सेंटर की तरफ। तो नॉर्मल विल इंटरसेक्ट द एक्सिस, ग्रेविटी विल बी पैरेलल टू एक्सिस, और इन दोनों ही केसेस में टॉर्क अबाउट एक्सिस नहीं आता। So this is the situation where torque about axis is 0, and further in advanced numericals angular momentum is conserved in this numerical, but उसको अभी करेंगे नहीं कि किस तरीके से होगा, क्योंकि angular momentum का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इस तरीके की रीजनिंग चाहिए होती है हमें जब क्वेश्चन कर रहे होते हैं।
मतलब ब्लाइंडली ऐसा नहीं होता कि हम कोई भी क्वेश्चन उठाएंगे और उठा करके अपने मन के हिसाब से एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा देंगे। और एग्जांपल देखो जहां पर टॉर्क जीरो आएगी, बिकॉज जहां जहां टॉर्क जीरो है इसका मतलब आप समझ लेना कि वो मेनली कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के न्यूमेरिकल्स। कोनिकल पेंडुलम रिकॉल करिए, कोनिकल पेंडुलम के अंदर मतलब एक स्प्रिंग लगाते हो और एक पार्टिकल उसमें हॉरिजॉन्टल सर्कल में रिवॉल्व कराते हो। कौन कौन सी फोर्स आएंगी इसमें भाई? कोनिकल पेंडुलम देखो अगर आप, ठीक है, ठीक, और यहाँ पर अगर इसको ए पॉइंट कह दे और इसका सेंटर पॉइंट सी कह दे और ये एक एक्सिस डिफाइन कर दे, ए सी इज सम एक्सिस, फोर्सेस आर एम जी, और क्या ये कहें कि एक्सिस के अबाउट कोई टॉर्क नहीं है? और रीजन क्या दोगे इसको? एक्सिस के पैरेलल एम जी और टेंशन एक्सिस को कट कर रहा है, तो ये भी वो एग्जांपल हुआ जहां पर टॉर्क अबाउट एक्सिस जीरो है, यानी इस क्वेश्चन में भी एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस विल रिमेन कंजर्व्ड। तब भी होगा नहीं, आप एक्सेस कौन सी चूज कर रहे हो इस पे डिपेंड करता है ना यार, क्योंकि हाँ वर्टिकल एक्सेस नहीं होगा। अब ये आपका कहाँ लग रही है टॉर्क, ये तो गड़बड़ हो रही है। ये हम लोग ऐसा फील कर रहे हैं ना कि टॉर्क वर्क आ रहा होगा, तो ये किस बेसिस पर फील कर रहे हो कि टॉर्क आ रहा होगा? मैथमेटिकली सोचो, तो फोर्स लगेगी तो टॉर्क आएगा, इसकी कोई गारंटी थोड़ी है। फोर्स अलग चीज है, टॉर्क अलग चीज है। हाँ, सर्कुलर मोशन हो रहा है, हाँ? तो ठीक है, फोर्स है, टॉर्क नहीं है। फोर्स अलग क्वांटिटी है और टॉर्क, हालांकि टॉर्क को कैलकुलेट फोर्स से ही करते हैं, बट ऐसा हो सकता है कि फोर्स की वैल्यू नॉन जीरो आए, टॉर्क की वैल्यू जीरो आए। नहीं, ये सभी में नहीं होगा, ये दो यहाँ हो रहे हैं, हर जगह थोड़ी होगा ये दो इसमें हो गया, बाकी हर जगह ऐसा नहीं है कि हर जगह ही होगा। अगर हर जगह ही होता फिर तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में यूनिवर्सल थ्योरम नहीं बन जाती कि रोटेशनल मैकेनिक्स में हर प्रॉब्लम में कंजर्व करा देते। कहाँ कराते? कहीं पे कंजर्व होता है, कहीं नहीं होता। ये तो वैसे ही हो गया जैसे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करानी है तो हर जगह थोड़ी करा देंगे। लेकिन जब हम क्वेश्चन कर रहे होते, क्योंकि थ्योरी अभी पढ़ रहे हैं और एंगुलर मोमेंटम आएगा कम से कम 4-5 लेक्चर बाद, तब तक ये सब भूल जाते हो। या तब जब कोई समझा रहा होता है कि इसमें टॉर्क जीरो है तो आपको, हम लोग को समझ ही नहीं आता कि यार, जैसे जो आपको कंफ्यूजन हो रही है ना, सबको होती है। सब लोग ये सोचते हैं कि यार ये दो फोर्स हैं, फिर पता नहीं क्यों ये कह रहे हैं कि टॉर्क जीरो है। तब आप लोग हम लोगों को पागल समझते हो कि यार ये दो दो फोर्स लगा रहे हैं फिर भी ये फर्जी बता रहे हैं कि टॉर्क जीरो आ रही है। थ्योरी ये भी समझाई ना आपको, किस बेस पे कह रहा हूँ मैं? हाँ, टॉर्क अबाउट एक्सेस। लेकिन अगर यहीं पर पूछा जाए कि टॉर्क अबाउट पॉइंट ए, टॉर्क अबाउट पॉइंट ए इज इट ऑल्सो जीरो? मैं बात कर रहा हूँ टॉर्क अबाउट एक्सेस की, अब मैं बात कर रहा हूँ टॉर्क अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ए, इस क्या पे ये आ जीरो जाएगा है? एमजे की फोर्स की वजह से। हाँ। पॉइंट के अबाउट आएगा, तो टॉर्क अबाउट पॉइंट अलग चीज है, टॉर्क अबाउट एक्सिस अलग चीज है। और हम लोग जिस चैप्टर में हैं वहां पर हम लोग का इंटरेस्ट है टॉर्क अबाउट एक्सिस में, क्योंकि रोटेशन विल बी अबाउट एक्सिस नॉट अबाउट पॉइंट। पॉइंट के अबाउट तो कौन रोटेट करता है? टॉप, लट्टू, बट वो उसका रोटेशन 3 डायमेंशन में होता है, वो हमारे सिलेबस का ही पार्ट नहीं है। मतलब हमारा सिलेबस जो है वो टॉर्क अबाउट एक्सिस है, तो हम जब भी न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम टॉर्क अबाउट एक्सिस देखेंगे, हम कभी भी टॉर्क अबाउट पॉइंट न्यूमेरिकल्स में नहीं देखेंगे अनटिल कि हमसे जबरदस्ती पूछा ना जाए। मान लीजिए जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आ जाए, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही बन जाए अगर इस तरीके से, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन का पहला ऑप्शन ये है कि टॉर्क अबाउट पॉइंट ए नॉन जीरो, दूसरा ऑप्शन टॉर्क अबाउट सेंटर इज नॉन जीरो, तीसरा ऑप्शन टॉर्क अबाउट लाइन एसी इज जीरो। इस तरीके के ही ऑप्शंस बन जाए फिर तो अलग बात है। अब बताओ इसमें क्या सही है? पॉइंट वाइज तो टॉर्क आएगा ही ना, ए के अबाउट टॉर्क, और ए के अबाउट किसका टॉर्क आएगा? एमजी का। एमजी का इसके अबाउट सर दोनों। दोनों
यहाँ थोड़ा समझना पड़ेगा, हड़बड़ी में फिर गलत कर जाओगे आप। अरे मालिक, हड़बड़ी में गड़बड़ कर जाओगे आप लोग। ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है। सर्कुलर मोशन में जब कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स कहाँ जाएगा? रिजल्टेंट फोर्स तो सेंटर की तरफ होना चाहिए, सेंट्रीपिटल। तो टेंशन और mg का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? एक्चुअली इसमें होगा क्या, टेंशन का एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा जो mg को बैलेंस कर रहा होगा, और टेंशन का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जो सेंटर से पास कर जाएगा। तो अबाउट सेंटर टॉर्क कितनी आएगी? 0, क्योंकि वर्टिकली फोर्सेस आर बैलेंस, और एक कंपोनेंट टी का जो इधर की तरफ है वो सेंटर से पास होके जा रहा है, तो वहां से इसके फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 आएगी। तो चौथा ऑप्शन अगर ये होता कि टॉर्क अबाउट सेंटर इज 0, तो राइट आंसर आर ए, सी, डी। जल्दीबाजी में ये हो जाता है कभी। नहीं, हम क्यों शिफ्ट करेंगे, हम क्यों एक्सिस? अच्छा बताइए, जब एक हेमिस्फेरिकल बाउल में स्पाइरल घूम रहे होंगे तो उस स्पाइरल की एक्सिस कहाँ बनेगी? तो फिर यही एक्सिस चूज करेंगे, हम दूसरी एक्सिस क्यों चूज करें? पार्टिकल इज रिवॉल्विंग अबाउट दिस एक्सिस। एक्सिस की चॉइस नहीं मिलती हम लोग को। ये समझ में आया कि बी वाला क्यों गलत हो गया है? क्योंकि मैंने जल्दीबाजी में देखा है, और आपको प्रॉपर थोड़ा सा टाइम देकर देखोगे तो समझ आएगा कि टी का कंपोनेंट तो mg को बैलेंस कर रहा है, तो वर्टिकली फोर्सेस है ही नहीं, कैंसिल आउट हो गई। और इधर की तरफ टी साइन थीटा है जो सेंटर से पास हो जाएगा, तो सेंटर से टी साइन थीटा का परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं आएगा कोई, एंड देयरफॉर टॉर्क इज 0। यानी सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, आगे का पार्ट है लेकिन। ठीक है, चलिए आगे देखिए। फिर ना यार एक ये आता है टॉर्क और उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन का एक रिलेशन चलता है, बहुत कॉमन एंड फेमस रिलेशन है टॉर्क में और अल्फा के बीच में। तो इसको विदाउट डेरिवेशन लिख रहे हैं, टॉर्क इज इक्वल टू आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय एल। टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, बड़ा कॉमन रिलेशन है। अब एक बार बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन पॉइंट के अबाउट होती है कि एक्सिस के अबाउट होती है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आप एक्सिस के अबाउट लोगे, एंड इट विल बी एक्सिस ऑफ रोटेशन आल्सो। तो जो इधर टॉर्क कैलकुलेट होगी वो भी आपकी कैलकुलेट होनी चाहिए अबाउट द एक्सिस। सो इसीलिए हम टॉर्क अबाउट एक्सिस के ऊपर इतना फोकस डाल रहे हैं कि हम लोग टॉर्क अबाउट एक्सिस निकालते हैं बेशक। और जब टॉर्क अबाउट एक्सिस निकालिएगा तो ध्यान रखिएगा कि उन सभी फोर्सेस की टॉर्क 0 हो जाएगी जो एक्सिस के पैरेलल में है या एक्सिस को कट कर रहे हैं। तो जबरदस्ती हम उनका टॉर्क निकालेंगे, फालतू में टाइम खराब होगा न्यूमेरिकल्स में, है ना, उनको छोड़ देंगे। हम सिर्फ उन्हीं फोर्सेस के टॉर्क न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेट करेंगे जो फोर्सेस एक्सिस ऑफ रोटेशन को ना तो कट करे ना पैरेलल। ठीक है, ठीक। ये अभी हमारा फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन चल रहा है, फिर से बोल दे आप, ये जो इक्वेशन हमने लिखी है ओनली फॉर द फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन, मतलब रोलिंग वोलिंग के लिए भी नहीं बात करते। अच्छा, इनके अलावा न्यूमेरिकल्स में एक और इक्वेशन यूज होगी, एक तो ये इक्वेशन यूज होगी, एक इक्वेशन जो प्रीवियस चैप्टर से थी आपकी, इसके पहले वाले सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में एक इक्वेशन बताई गई थी कि समेशन ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, याद करिएगा, फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में। तो कुछ ऐसा बताया गया था कि इट वाज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ दैट सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन, बट यहाँ पर एक्सेलरेशन सिस्टम के किसी स्पेसिफिक पॉइंट का लिया गया था, सेंटर और वो था एक्सेलरेशन ऑफ
सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। ये दो दो इक्वेशंस काम करेंगी, एक प्रीवियस चैप्टर से और एक इस वाले चैप्टर से। अब देखो न्यूमेरिकल्स इनके ऊपर। करे न्यूमेरिकल नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बता रहे हैं अभी, आप रुको, आराम से बता रहा हूँ। लिख लो फिर बताए जल्दी, ठीक है? करें ना अब मतलब एक तरीके से अब डायनेमिक्स में आ रहे हैं हम लोग। चलिए पहला एग्जांपल, फर्स्ट एग्जाम, इसमें 3-4 कैटेगरीज आती हैं। 3-4 कैटेगरी में सबसे पहले कैटेगरी आती है रॉड वाला। और कोई भी बुक उठा लो, कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो, ये 3-4 के अलावा और कुछ मिलेगा भी नहीं आपको। सबसे पहले रॉड का एग्जांपल लीजिए। बनाओ डायग्राम साथ में यार, है ना। रॉड, एक रॉड बनाइए जिसका मास m लेंथ है, यूनिफॉर्म रॉड है, मास m लेंथ है की। और जो फिक्स्ड एक्सिस है, फिक्स्ड एक्सिस वो सेंटर ऑफ रॉड से l/4 डिस्टेंस ऊपर है। सेंटर ऑफ रॉड से l/4 डिस्टेंस ऊपर आपकी फिक्स्ड एक्सिस है। ये चीज अपने हिसाब से अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो आप। दैट फिक्स्ड एक्सिस इज एट l/4 फ्रॉम सेंटर। और ये पूरी रॉड हॉरिजॉन्टल प्लेन में, रॉड इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, दिस रॉड इज इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, द फिक्स्ड एक्सिस इज एट l/4 डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। और इसके लोअर एंड पर, at the lower end a perpendicular force is applied equals to capital F. At a lower end a perpendicular force F is applied. At the lower end perpendicular force F is applied. ठीक है? Find the A part angular acceleration. A part is angular acceleration और B part center of mass, acceleration of center of mass. B part ACOM, acceleration of center of mass just after the force is applied. Find the acceleration of center of mass just after the force is applied. Just after the force is applied. अल्फा 24F/7 ml। जी एक मिनट बच्चे, बाकी लोग बता दें। फाइंड एंगल, क्या लिखा था? फाइंड ACOM just after the forces and given that the rod was initially at rest. Given that the rod was initially at rest. हर एक लाइन की सिग्निफिकेंस है। ठीक है बच्चे, अब इंपॉर्टेंट पार्ट में आ चुके हो, डायनेमिक्स में आ चुके हो। तो अब इसको कैसे करोगे देखो। सबसे पहले ऊपर वाली इक्वेशन लगाइए, टॉर्क। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ए रॉड हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो एक्सिस कौन सी होगी? एक्सिस की ओरिएंटेशन क्या होगी फिर? रॉड हॉरिजॉन्टल में है तो रोटेट वो वर्टिकल एक्सिस के अबाउट करेगी। तो mg और नॉर्मल से कोई मतलब नहीं है आपको, वो चाहे बैलेंस हो चाहे ना हो, वो टॉर्क नहीं प्रोवाइड करेंगे। टॉर्क प्रोवाइडिंग फोर्स कौन सी है इसमें? सिर्फ ये है, क्योंकि अगर एक्सिस ऐसे ही है ना, एक्सिस रॉड के परपेंडिकुलर होगी, तो सिर्फ यही वो फोर्स है जो ना तो इसको कट करेगी ना इसके पैरेलल होगी। तो हम टॉर्क बाय एफ निकालेंगे, और टॉर्क बाय एफ निकालने के लिए एफ मल्टीप्लाइड बाय उसका एक्सिस से डिस्टेंस देख लो आप, ये डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्सिस l/4 प्लस l/2, 3l/4।
ये हो गया आपका लेफ्ट साइड टॉर्क इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट दिस एक्सिस, जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आएगा, क्योंकि रॉड का अपने सेंटर के अबाउट ml²/12 लेकिन एक्सिस कहीं और है, तो ml²/12 सेंटर पर प्लस ml/4 का स्क्वायर यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, वो देखो कितना हो जाएगा 7 ml²/48 पैरेलल एक्सिस थ्योरम से मोमेंट ऑफ इनर्शिया 7 ml²/48 और देन उसके बाद अल्फा, ये हो गया डायरेक्टली अल्फा मिल जाएगा। मतलब बहुत आराम से सोचिएगा कि टॉर्क निकालेंगे किस फोर्स का, उन सारी फोर्सेस को छोड़ देना है जो फोर्सेस एक्सिस के पैरेलल है या उसको कट कर रही है, उनको छोड़ दीजिए। एक फोर्स यहाँ भी लगती है, जहां पर एक्सिस होती है ना वहां पर भी फोर्स लगती है, जिसको हिंज बोलते हैं, हिंज फोर्स। उसका टॉर्क क्यों नहीं लिया हम लोगों ने? क्योंकि उसी पॉइंट R 0 है। हिंज वाली फोर्स तो यहीं पे लगेगी ना, तो हिंज वाली फोर्स अगर एक्सिस पे ही लग रही होगी तो वो एक्सिस को कट भी कर रही होगी, इसी वजह से हिंज की फोर्स का कभी कोई टॉर्क नहीं आएगा। एक्सिस पर फोर्स होगी बट टॉर्क नहीं होगी उसमें। क्लियर है? टॉर्क सिर्फ इसी एफ का है, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। अल्फा निकाल चुके हैं, बी पार्ट का आंसर देखो। अच्छा बाकी ये भी बताओ यार, ये रोटेशन क्लॉकवाइज करेगा या एंटी क्लॉकवाइज करेगा, ये भी थोड़ा देख लो। जब अगर आप फोर्स लगा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी क्लियर कर लेना कि ये एंटी क्लॉकवाइज अल्फा है। बी पार्ट का आंसर, आंसर फॉर बी पार्ट। ठीक है, ये एक बात बिल्कुल दिमाग में बिठा लो यार, कोई लोग अभी भी कंफ्यूजन है, बहुत तगड़ी कंफ्यूजन है। एक्सटर्नल फोर्सेस ऑफ F होगी और टोटल मास M नहीं होगा। भाई, तो यही बस यही कर को बच्चा अभी नहीं। एक्चुअली टॉर्क और फोर्स में डिफरेंस समझो आप। फोर्सेस इसमें F के अलावा भी है, इस F के अलावा भी फोर्सेस है। कहाँ कहाँ पर? एक्सिस के ऊपर हिंज फोर्स बोलते हैं उसको। जब हम टॉर्क वाली इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें ये सब नहीं आते, वो किसी वजह से नहीं आ पा रहे ना। एक्सिस यानी हिंज के ऊपर फोर्स है, बट वो फोर्स हमारे टॉर्क के कैलकुलेशन में यूज नहीं हुई है। क्या रीजन था? हिंज की फोर्स एक्सिस को कट कर रही थी, यानी कि एक्सटर्नल फोर्सेस में क्या कैपिटल एफ के अलावा और कोई फोर्स नहीं है हमारे पास? इस एफ के अलावा नॉर्मल एमजी हिंज। नॉर्मल है, एमजी है, एक्सिस वाला यानी कि हिंज फोर्स भी है, तो कई सारी फोर्सेस इसके अंदर है। ये अलग बात है कि उन कई सारी फोर्सेस में जो टॉर्क है वो सिर्फ किसी एक फोर्स की वजह से बन रहा था। ठीक है, तो हम ACOM को इस इक्वेशन के थ्रू कैलकुलेट नहीं कर सकते। रीजन क्या रीजन है कि इस इक्वेशन के थ्रू हम नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे? हमारे को इस बात की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि एक्सटर्नल फोर्सेस में जो एक्सिस यानी हिंज वाली फोर्स है वो कौन से डायरेक्शन में है और क्या मैग्नीट्यूड है उसका। तो क्योंकि हमें एफ एक्सटर्नल के बारे में आइडिया नहीं है कोई, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इस इक्वेशन से नहीं आएगा, किसी और तरीके से आएगा वो। प्रॉब्लम इक्वेशन के साथ नहीं है, ये इक्वेशन गलत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि इक्वेशन गलत है, ये न्यूटन लॉ है। बट ये हमारे लिए वर्केबल इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि हमें इन फोर्सेस में हिंज की फोर्स यानी कि एक्सिस की फोर्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया गया उसके बारे में कि वो कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, कितना मैग्नीट्यूड है उसका। और स्टूडेंट के माइंडसेट पर क्या चलता है ना, स्टूडेंट के माइंड से अगर सोचा जाए तो वो ये सोचता है कि यार टॉर्क कैलकुलेट करने में तो हमने खाली एफ लिया था, तो यही एक फोर्स होगी, बाकी कोई होगा नहीं। तो वो सब थ्योरी को भूल जाते हैं कि हिंज की फोर्स टॉर्क में यूज नहीं हुई है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि यहाँ पर फोर्स नहीं है। वो इसलिए यूज नहीं कर पाए थे आप क्योंकि वो एक्सिस को क्रॉस कर रहा था, उसका टॉर्क अबाउट एक्सिस 0 आएगा अकॉर्डिंग टू प्रीवियस थ्योरी, बट फोर्स है वहां पर। तो ड्यू टू सम अननोन फोर्स वी कैन नॉट फाइंड एक्सेलरेशन बाय दिस न्यूटन लॉ। कोई और तरीका सोचो उसके बारे में, और वो तरीका होगा फर्स्ट लेक्चर का जो पॉइंट है कि अगर आप रोटेटिंग बॉडी का कोई भी एक पॉइंट चूज कर लीजिए,
रोटेटिंग बॉडी का कोई भी एक पॉइंट, तो उसकी लीनियर स्पीड कितनी होती है, एनी पॉइंट ऑफ द रोटेटिंग बॉडी, नहीं कितनी, फॉर्मूला क्या लगाते हो अगर किसी रोटेटिंग बॉडी के ऊपर, पहला वाला का फर्स्ट लेक्चर याद करो, पहला लेक्चर याद करिए कि कोई एक बॉडी है जो किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही हो और आपसे कहा जाए कि उसके अंदर कोई एक पॉइंट है जिसकी लीनियर वेलोसिटी निकालनी है, तो क्या बताया गया था उस टाइम पर, आर में, और अगर इसकी एक्सेलरेशन निकालनी हो, आर अल्फा। अब पहला लेक्चर भूल चुके हो आप लोग, बताया गया था कि हाँ किसी भी पॉइंट की जब आप लीनियर एक्सेलरेशन निकालोगे तो उसमें दो कंपोनेंट्स बताए गए थे, एक टेंजेंशियली आर अल्फा और एक सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में ओमेगा स्क्वायर आर। यानी कि हम एक्सेलरेशन निकालने के लिए यही लॉजिक लगाएंगे, ये एक रोटेटिंग बॉडी है जो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 होगा। हाँ जी, तो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन इस लॉ से तो नहीं आ सकती, लेकिन फर्स्ट लेक्चर के उस पॉइंट से आ सकती है कि किसी भी पॉइंट की एक्सेलरेशन दो कंपोनेंट्स में दिखाई जा सकती है। तो यही काम सेंटर में करो, इस सेंटर में एक एक्सेलरेशन जो होगा वो सेंटर की तरफ होगा, यानी कि एक्सिस की तरफ होगा, वो सेंट्रीपिटल वाला होगा, जिसकी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सेंटर का एक्सिस से डिस्टेंस, और सेंटर का एक्सिस से डिस्टेंस यानी L/4। बट क्वेश्चन में कहा गया है जस्ट आफ्टर वाला, फोर्स लगाने के तुरंत बाद और उस समय रॉड रेस्ट पे थी, तो ओमेगा की वैल्यू इस क्वेश्चन के हिसाब से 0, और दूसरी एक्सेलरेशन सेंटर में दिखाओगे टेंजेंट की तरफ आर अल्फा, आर मीन्स सेंटर और एक्सिस के बीच का डिस्टेंस जो कि L/4 है, और मल्टीप्लाइड बाई अल्फा, और अल्फा हम फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इसके थ्रू निकाल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास में क्या एक्सेलरेशन आएगी। आंसर इज L/4 अल्फा टुवर्ड्स राइट साइड। नॉट बाय F इक्वल्स टू ma। कभी भी फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन में सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन आप F इक्वल्स टू ma से निकाल ही नहीं पाओगे, और वो रीजन क्या है कि क्यों नहीं निकाल पाएंगे, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन में सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन F इक्वल टू ma से निकाल ना पाने का रीजन क्या, रीजन इक्वेशन इनवैलिड है, अननोन फोर्स, कौन सी होंगे, हम लेक्चर 1 वाला कंसेप्ट करेंगे, फर्स्ट लेक्चर का कंसेप्ट, जिसमें ये बताया गया था कि किसी रोटेटिंग बॉडी के पॉइंट की एक्सेलरेशन कैसे निकाली जाए। यस नहीं बच्चा, हमको अब दिक्कत बढ़नी चालू हो गई है। मतलब ये कहीं से अपने माइंड में बिठाओ, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन है, सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय F इक्वल टू ma ड्यू टू अननोन फोर्स एट द एक्सिस। और रेफरेंस में आप लेक्चर 1 डाल दो, लेक्चर 1 में ये बात अच्छे से बताई गई है कि किसी भी रोटेटिंग बॉडी में किसी भी पॉइंट की एक्सेलरेशन और वेलोसिटी निकाली जा सकती है। तो अब बताओ क्या आंसर आ रहा है सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, अल्फा की वैल्यू रखने के बाद, अल्फा पहले वाले से सॉल्व करके अल्फा की वैल्यू रखो, और देन अब बताइए कि सेंटर ऑफ मास में क्या एक्सेलरेशन आ रहा है। 9/7 F/m। एक मिनट बच्चे सीरियस समझो, बाकी लोग कर ले हैं तो 9F/7m ये आ रहा है, यस तो सर। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। न्यूमेरिकल करने से पहले मैं फिर बोल रहा हूँ, जो आपको समझा रहा हूँ उस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा कि हम क्यों नहीं लगा रहे, फिर क्यों ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन हम इसके थ्रू इसलिए नहीं कैलकुलेट कर पा रहे थे क्योंकि इधर की तरफ एक अननोन फोर्स थी, इसलिए नहीं निकाल पा रहे थे, लेकिन किसी और तरीके से तो निकाल लिया ना हम लोगों ने। तो नाउ जब सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन निकाल चुके हो तो इधर की अननोन फोर्स भी कैलकुलेट की जा सकती है। दैट इज द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन, कैलकुलेट द हिंज फोर्स, कैलकुलेट द हिंज फोर्स।
अब निकाल सकते हैं क्योंकि अब एक्सेलरेशन निकाल चुके हैं। तो आप कैसे निकालेंगे उस चीज को, मतलब ये करने के बाद? तो अब नाउ नाउ सिग्मा ऑफ एफ एक्सटर्नल में, सिग्मा एफ एक्सटर्नल में एक तो हम लोगों ने कैपिटल एफ लगाया ही था, और एक अननोन फोर्स जो एक्सिस के ऊपर थी, जिसको हिंज या एक्सिस कुछ भी कह दो। तो नाउ लेफ्ट साइड पे दो फोर्सेस हैं, राइट साइड पर मास और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट हो चुका है 9F/7m। अब निकाल सकते हो कि हिंज पे क्या फोर्स आई होगी। हाँ, 2F/7 राइट साइड डायरेक्शन में, 2F/7 हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव आंसर आ रहा है। तो पॉजिटिव आंसर आने का मतलब जिस डायरेक्शन में कैपिटल एफ है उसी डायरेक्शन में हिंज की फोर्स आ रही है। अगर बाई चांस नेगेटिव आंसर आया होता, हाँ, तो कैपिटल एफ के अपोजिट डायरेक्शन में हिंज की फोर्स होती सर इसमें वो बॉडी का मास अगर ग्रेविटी फोर्स नहीं लगेगी, बाकी सब है। नॉर्मल हॉरिजॉन्टल फोर्स। प्लेन में था बच्चा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। क्वेश्चन में ये रॉड हॉरिजॉन्टल प्लेन में थी। ग्रेविटी विल बी बैलेंस्ड बाय द नॉर्मल रिएक्शन। अगर ये वर्टिकल प्लेन होता तो हम ग्रेविटी लेते। अच्छा, इस पहले इलस्ट्रेटिव एग्जांपल के स्टेप जरा एक बार फिर से रिव्यू करो, और यही स्टेप हर क्वेश्चन में करो अपने आप। ट्रस्ट मानिए, बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी होगा। स्टेप्स क्या थे? हमने सबसे पहले क्या निकाला? जो क्वेश्चन के मेरे 3 पार्ट्स हैं वो बेसिकली न्यूमेरिकल करने के 3 स्टेप हैं। यानी कि पहला स्टेप आप न्यूमेरिकल्स में हमेशा क्या करोगे? टॉर्क इक्वल टू, उससे अल्फा निकालोगे। दूसरे स्टेप पर सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन, बट वो एफ इक्वल टू एम ए से नहीं, वो उस कॉन्सेप्ट से निकालेंगे कि उस सेंटर ऑफ मास में एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी और एक सेंट्रीपिटल। और तीसरे स्टेप पर हम एफ इक्वल टू एम ए लगाएंगे तो हिंज की फोर्स निकालेंगे। यही 3 स्टेप हर न्यूमेरिकल में जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब में यही काम करेंगे। एज एग्जांपल देखो, नहीं इस क्वेश्चन में था, जस्ट आफ्टर कैलकुलेट किया था, अभी समझा रहे हैं। इस क्वेश्चन में अभी था क्योंकि आप जो कैलकुलेशन कर रहे हो वो फोर्स लगाने के तुरंत बाद कर रहे हो। अगर हम कुछ टाइम के बाद करेंगे तो अलग आएगा, बट कुछ टाइम के बाद वाली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगानी पड़ेगी या वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो डायनेमिक्स के साथ साथ एनर्जी भी यूज होगी। ठीक है, उसको अभी इसलिए नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं कि फिर एक साथ अगर इतना सारा कुछ करेंगे ना कि ये भी इक्वेशन लगाए, ये भी लगाए, एनर्जी भी उसमें डाल दे बीच में, वो टफ हो जाता है क्वेश्चन। तो पहले बेसिक लेवल क्वेश्चन देखो, फिर लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन में अब एक यूनिफॉर्म डिस्क मान लेते हैं, एम आर, और एक डिस्क, यूनिफॉर्म डिस्क। क्वेश्चन की लैंग्वेज चाहे तो लिख लो, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी होता है। जैसे अभी अगर पूछ रहे थे खेतान जी की यार एमजी क्यों नहीं लिया, तो लैंग्वेज किससे समझ जाओगे क्यों नहीं लेना। लिखो आप, a uniform disk is in the vertical plane, a uniform disk is in a vertical plane and hinged on the left side, and hinged on the left side. A uniform disk is in the vertical plane and hinged on the left side. अब ये डायग्राम है, अब डायग्राम बना लो। जो हिंज है वो सेंटर के बिल्कुल लेफ्ट साइड, मतलब हिंज और सेंटर एक ही लाइन पे है। ठीक है, क्वेश्चन बोले, released from rest, the disk is released at rest, the disk is released at rest, the disk is released at rest. Find, पहला पार्ट है अल्फा और दूसरा पार्ट हिंज फोर्स। अल्फा और दूसरे पार्ट पर हिंज की फोर्स निकाली। सीक्वेंस जो प्रीवियस एग्जांपल के है वही रखो। यही तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का। यही 3 स्टेप लगाओ। पहले स्टेप पर अल्फा निकालते हैं। जितने भी फिक्स एक्सिस रोटेशन होंगे उनमें सबसे पहले टॉर्क इक्वल टू वाई अल्फा।
अब आपको ये देखना है कि टॉर्क यहाँ पर कौन सी फोर्स के थ्रू आएगा। तो वो आप बॉडी का प्लेन चेक कर लो, बॉडी वर्टिकल प्लेन में थी तो एक्सिस हॉरिजॉन्टल हुई, क्योंकि एक्सिस हमेशा बॉडी की प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो वर्टिकल प्लेन की हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल प्लेन की वर्टिकल एक्सिस। यानी कि अब की बारी ये एक्सिस हिंज के थ्रू ऐसे जा रही होगी और ग्रेविटी की फोर्स mg यहाँ लग रही होगी। पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, या फिर कोई क्या है? क्या mg इसके पैरेलल है? नहीं, नहीं है। सर इसको इंटरसेक्ट कर रहा है? नहीं, दोनों ही बातें नहीं है। इसका मतलब mg विल गिव टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस। कितना? बस। और इक्वल टू, अब आपको राइट साइड पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, बट ये जल्दीबाजी में ये भी ध्यान दीजिएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आपको याद है वो नहीं, हाँ, जिस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है उसके अबाउट निकालना है, क्योंकि हमको याद तो सेंटर वाला होता है। क्योंकि अगर आप बुक से याद भी करोगे तो बुक में जितने फॉर्मूले हैं वो सब सेंटर ऑफ मास के अबाउट है। तो ऐसा ना हो कि जो याद है डायरेक्टली वही लगा दिया और थ्योरम लगाना भूल गए, एग्जाम प्रेशर में थ्योरम मिस हो गई। चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं इसके कि जल्दीबाजी में यही काम होता है। क्या आएगा यार हिंज की वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया? सर 3mr²/2 पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। अल्फा 2g/3r आएगा। ठीक है, 3mr²/2 और मल्टीप्लाइड बाय अल्फा। नॉट क्लियर। कुछ टफ नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, माइंड से पहले तो ये निकालिए कि रोटेशनल टफ है, पर ये तो आपको क्लियर करना पड़ेगा, टफ नहीं है। टफ तब होता है जब क्या होता है ना कि इसके पहले की थ्योरी कायदे से न पड़ेगी, टॉर्क वर्क के बारे में समझाना हो ढंग से, तो प्रॉब्लम है। और अगर अगर वाकई में समझा है, मतलब वाकई में अगर आप क्लास में सुन रहे थे और समझ रहे थे, तो अब आप ये समझ जाओगे कि फोर्सेस यहाँ पर, फोर्सेस कई सारी है, बट उनमें सिर्फ एक ही फोर्स ऐसी है जो टॉर्क दे सकती है। बाकियों के टॉर्क जीरो हो रहे हैं, उनकी थ्योरी पीछे बता चुके हैं किस वजह से जीरो हो रहे। अल्फा आया, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है ये भी देखा करो हमेशा। mg का टॉर्क, और प्रैक्टिकल सेंस में सोच के देखिए ना, जब आप इसको छोड़ोगे तो ग्रेविटी की वजह से ये नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? नीचे ही आएगा, इसका मतलब इसका मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो अल्फा इज क्लॉकवाइज। दूसरा स्टेप वही जो पिछले क्वेश्चन में किया है, सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन निकालिए पहले। सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन उस कंसेप्ट से निकालोगे कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी। न्यूटन लॉ से नहीं निकालेंगे। नहीं, ये कहता रहा हूँ कि अभी जस्ट आफ्टर वाला हमेशा नहीं होगा भाई। हम ये भी क्वेश्चन कह सकते थे कि कैलकुलेट आफ्टर अ रोटेशन ऑफ 90 डिग्री, बट वो वर्क एनर्जी पावर चैप्टर बन जाएगा, तो उसको अभी अभी नहीं टच कर रहे ना, उसको तो नहीं। पहले ये तीन जो कंसेप्ट समझा रहे हैं ये तो समझ लो पहले से, फिर एनर्जी भी लाएंगे बीच में एक साथ। अगर हम ये भी डाल दें, एनर्जी भी डाल दें, फिर एंगुलर मोमेंटम भी डाल दें, फिर आप ही कहोगे प्रॉब्लम टफ हो गई। और मेंस लेवल पर इतना हाई लेवल नहीं आता कि आपको सब कुछ मर्ज कर दे एक ही क्वेश्चन में सारे कंसेप्ट डाल दें। तो ये जो आप लेवल कर रहे हो ये एग्जैक्टली मेंस लेवल क्वेश्चन। पहले तो वो निकालो ना, सेंटर ऑफ मास की टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंटर ऑफ मास यानी कि सी का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बोलो पहले। डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स एक्सिस, किधर की तरफ? लेफ्ट। कितना होगा वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? 0 सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर। 0 सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा 0 है इस समय, रेस्ट पे छोड़ा गया है, डिस्क को रेस्ट पे छोड़ा गया, कोई ओमेगा है नहीं इसमें अभी। एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी नहीं है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 होगा, मतलब ए सीपी, सीपी फॉर सेंट्रीपिटल, सीपी मतलब सेंट्रीपिटल, ये 0 है, बट देयर विल बी सम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा। आर और अल्फा का सिंबल पता होना चाहिए कि आर का मतलब होता है जिसका एक्सेलरेशन आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है। तो हम लोग सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेट कर रहे हैं जो कि एक्सिस से रेडियस के डिस्टेंस पर, कैपिटल आर अल्फा, और अल्फा की वैल्यू जो पहले निकाली हुई है, तो उसको, हाँ, उसको जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो आंसर आएगा 2g डिवाइडेड बाय 3 डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। टॉर्क वाले इक्वेशन में तो डायरेक्शन से बच भी जाओगे, लेकिन F इक्वल टू ma में डायरेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन आई, अब हम F इक्वल टेबल लगाएंगे।
सर तीसरे हिंज नंबर की फोर्स आ रही है 2g/3 माइनस mg। नहीं बच्चा, फिर गड़बड़ कर रहे हो तुम। नाउ दिस इक्वेशन दैट सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, तो सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस में एक फोर्स तो आपका mg है। सॉरी सर, कौन माइनस सी डायरेक्शन में? mg/3 आएगी, कौन सी माइनस डायरेक्शन mg। में? हाँ, डाउनवर्ड। दूसरा फोर्स जो अननोन है हमारे लिए, वो कौन सा था? हिंज। अननोन है, मुझे नहीं मालूम कौन सी डायरेक्शन में है वो। किसी भी डायरेक्शन अननोन है। इनके अलावा भी कोई फोर्स है mg और हिंज के अलावा? और तो कुछ है नहीं। ये दो फोर्स हो गए इक्वल टू राइट हैंड साइड पर मास, और सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन सेकंड स्टेप पर निकाली गई है सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल के फॉर्म में, वो 2g/3 डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जब ये डाउनवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, तो ये ऑब्वियस है कि ये भी या तो डाउनवर्ड आएगा या तो अपवर्ड आएगा। उसको निकाल के देख लेते हैं, FH पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा सर नेगेटिव आ रहा है। है। -mg/3 आ रहा होगा। तो ऊपर की -mg/3 तरफ का मतलब हिंज इस समय अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। हिंज की फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में mg/3 होगी, बिकॉज FH नेगेटिव आ रहा है। हिंज mg/3 की फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सर्ट कर रहा होगा यहाँ, बिकॉज FH इज -mg/3। तो मैग्नीट्यूड ऑफ हिंज फोर्स इज mg/3 एंड डायरेक्शन इज अपवर्ड। ठीक है। अगर आपसे ये कहा जाए इसी क्वेश्चन में, जो डिस्क के सरकमफ्रेंस का पॉइंट है उसका एक्सेलरेशन बताएं। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दिस पॉइंट ए विच इज ऑन द सरकमफ्रेंस। इसी का अगला पार्ट देखो। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए विच इज ऑन द सरकमफ्रेंस। ये सब लेक्चर 1 की एप्लीकेशन हो रही है। एक ही रूल है, किसी का भी एक्सेलरेशन निकालना हो आपको, रोटेटिंग बॉडी के किसी भी पॉइंट की एक्सेलरेशन निकालनी होगी, कोई और रास्ता नहीं है सिवाय सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल के। यही एक तरीका है एक्सेलरेशन को निकालने का। सेंट्रीपिटल इस क्वेश्चन में इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि ओमेगा नहीं है। तो इसका मतलब पॉइंट ए में भी सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी। कौन से डायरेक्शन में होगी और कितना होगी? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट पॉइंट ए का डायरेक्शन क्या बनेगा, डाउनवर्ड या फिर अपवर्ड? अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा तो पॉइंट ए विल हैव अ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होना चाहिए था, बट वो इसलिए नहीं है क्योंकि ओमेगा इस क्वेश्चन में 0 है। तो टेंजेंशियली पॉइंट ए में डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है, और वो एक्सेलरेशन की वैल्यू आर अल्फा के हिसाब से। आर मीन्स पॉइंट ए अपने एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है, तो पॉइंट ए का 2r। डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस से डायमीटर है 2r और अल्फा। अब इसमें भी अल्फा की वैल्यू रखेंगे, जो फर्स्ट पार्ट कितना आ रहा है? 4g/3 है। 4g/3। समझ आ रहा है ये बातें? अब सुनिए, पॉइंट ए का एक्सेलरेशन 4g/3 जो कि g से ज्यादा है। यहाँ पर एक्सेलरेशन मोर देन g है, लेकिन सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन जो निकाली गई थी वो लेस देन g। ठीक है। पॉइंट ए का एक्सेलरेशन ग्रेविटी से भी ज्यादा आ रहा है। तो क्या ये फ्री फॉल कहेंगे इसको? नहीं है, क्योंकि फ्री फॉल में कोई भी बॉडी होती है तो उसका एक्सेलरेशन g आना चाहिए। पॉइंट ए का एक्सेलरेशन 4g/3 आ रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई पॉइंट जी से भी ज्यादा एक्सेलरेशन से नीचे जाए? किसे लगाई होगी? कोई बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोर देन जी की एक्सेलरेशन से कैसे जा सकती है, जब उस बॉडी पर एक डाउनवर्ड फोर्स लगाई गई। समझ आ रहा है इसका? तो वो पॉइंट ए पर किसने लगाई होगी फोर्स? या यूं कह लीजिए, यूं कह लीजिए कि अगर हम ये कह रहे हैं कि टेक अ डिफरेंशियल मास, टेक अ मास dm at point A and tell me the net force on this mass. What is the net force on that dm mass जो कि पॉइंट ए पर चूज किया गया? न्यूटन लॉ। नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स ऑन अ dm मास विल बी dm मल्टीप्लाइड बाय वो dm एट ए है जहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू, तो dm इंटू 4g/3 इज द टोटल मास, टोटल फोर्स ऑन दैट मास।
इसमें ग्रेविटी की फोर्स कितनी होगी? जो नेट फोर्स है उसमें ग्रेविटी की फोर्स mg, तो ग्रेविटी के अलावा और कितनी एक्स्ट्रा फोर्स देख रहे हो आप? मतलब ये dm इंटू 4g/3 कह रहे हैं, इसे dm इंटू 4g/3 को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो इसको कह सकते हैं dm इंटू जी मल्टीप्लाइड बाय दिस प्लस 1/3 ऑफ dm/g और हो जाएगा। तो ये फोर्स तो ग्रेविटी की वजह से लग रही, बाकी की फोर्स हिंज की वजह से। हिंज यहाँ थोड़ी लगा हुआ है, एक एक पेपर कहाँ हिंज लगा है? ए पर जो 1/3 dm इंटू जी की एक्स्ट्रा फोर्स आप देख रहे हो वो ग्रेविटी की वजह से नहीं है, वो फोर्स इस पॉइंट ए का अपने बगल वाले पॉइंट के साथ मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, यानी दैट इज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरनल फोर्स dm/g। नोट करिए, पॉइंट ए में इंटरनल फोर्सेस भी काम करेंगी, और यही न्यूटन की इस इक्वेशन में कहा जाता है कि ओनली सेंटर ऑफ मास ऐसा पॉइंट होता है जिसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स देखी जाती है। बट सेंटर ऑफ मास के अलावा किसी और पॉइंट का मोशन देख रहे हो अगर आप, तो एक्सटर्नल फोर्सेस अभी और इंटरनल फोर्सेस दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब इसके बगल वाला पॉइंट लगा रहा होगा इसके ऊपर कुछ, मतलब ये दो लेयर्स के बीच में फोर्स लगती है। ये इतना ही लिखो आप, इसके बियॉन्ड जाएंगे तो फिर और टफ होता जाएगा। ये कैसे मालूम हमको? मॉलिक्यूलर फोर्सेस कांस्टेंट है, वेरिएबल है, ये हम लोग को कैसे मालूम होगा? नहीं तो जैसे आपने कहा कांस्टेंट होंगी, तो ये कहाँ है, मतलब कौन सा लॉ है, किसने कहा है इसके बारे में? न्यूटन न्यूटन के टाइम पर मॉलिक्यूलर एटम डिस्कवर भी नहीं हुए थे, तो इनका ना हम आंसर दे पाएंगे ना न्यूटन दे पाएंगे। मैं ये जितने लॉ पढ़ रहे हो 1600 सेंचुरी के, मॉलिक्यूल एटम इलेक्ट्रॉन ये सब डिस्कवर हुआ 1900 1800 में। हमको भी नहीं मालूम भाई, वो कह तो रहे हैं, लेकिन अब इसका रीजन यही है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। और ये एक्चुअली आता है, देखो इनको क्या होता है, ये इलास्टिसिटी चैप्टर है। इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ने के लिए आपको इलास्टिसिटी चैप्टर, वो भी इंजीनियरिंग लेवल पे जाना पड़ेगा, तो उसको छोड़ दीजिए ना, उसमें चक्कर में फंसो। ठीक है, यहाँ क्लियर हुआ? हम सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। ये जो मैंने क्वेश्चन दिया है ये हमने अपनी तरफ से नहीं दिया, ये ऐसा एक क्वेश्चन एचसीवी में है। एचसीवी में एक क्वेश्चन है, बस उसमें डिस्क की जगह रॉड है, और उन्होंने रॉड की एंड पॉइंट पर डीएम मास लेकर के पूछा है कि नेट फोर्स बताइए। तो मैं सिर्फ उसका आइडिया दे रहा हूँ कि कहीं पर भी अगर एक मास पर नेट फोर्स निकालना होगा तो वो मास और उसका एक्सेलरेशन, लेकिन एक्सेलरेशन जो निकालोगे वो सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल के फॉर्म से निकालोगे। इसी का एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन जो आ सकता है, देखो सेंटर पर एक्सेलरेशन क्या कैलकुलेट की गई थी? 2g/3। और यहाँ पर क्या कैलकुलेट की गई है? मतलब यहाँ पर g से कम है, यहाँ पर g से, तो बीच में कोई पॉइंट होगा जिसकी एक्सेलरेशन g आएगी, वो निकालिए। आइडेंटिफाई द पॉइंट whose acceleration will be g. Identify the point whose acceleration will be g. Identify the point whose acceleration will be small g.
विदिका रिवाइज किया था पूरा, विदिका पूरा रिवाइज किया है जितना, फिर वही गलती हो रही है जो 11th-12th में हुई है, फिर वही चीज़ रिपीट हो रही है, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और एंड में हम फिर ऐसे ही खड़े हो जाएंगे कि सर ये चैप्टर बहुत टफ है। जी, तो मान लेंगे कि वो पॉइंट हिंज से कुछ स्मॉल आर डिस्टेंस पर है, तो अगर वो पॉइंट हिंज से स्मॉल आर पे होगा तो स्मॉल आर इंटू अल्फा वहां पर एक्सेलरेशन होगा, और क्वेश्चन के हिसाब से इसको जी आना है, तो जो अल्फा निकाला था सबसे पहले वो रखो यहाँ पर, स्मॉल आर की वैल्यू निकालो, कितना आ रहा है r/2। 3r/2, मतलब 3r/2, 3r/2 पे एक पॉइंट है जिसमें ग्रेविटी के बराबर की एक्सेलरेशन। इसका फिजिकल मतलब सिर्फ इतना हुआ कि 3r/2 पर जो पॉइंट है जहां पर एक्सेलरेशन जी के बराबर है, उस पॉइंट पर साइड वाले मॉलिक्यूल कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे, इसीलिए वो जी के बराबर जा रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नहीं लगाते ये हर रिजिड सर हर हर 3r/2 हिंज से ना, नहीं हिंज वाले नहीं, पॉइंट। हर रिजिड बॉडी में एक अंदर एक स्पेशल पॉइंट होता है जिस पर इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं लगते। ये सब आप अगर मैकेनिकल ब्रांच लोगे या तो आपको सेकंड सेमेस्टर में इसके बारे में और बताया जाएगा। बट तीसरा एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, दो क्लियर हुए। थर्ड एग्जाम्पल, पहले रॉड का एग्जाम्पल लिया गया, देन डिस्क का एग्जाम्पल। अब हम पहले ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे, न्यूमेरिकल हर बार एक ही रहेगा। नाउ द एग्जाम्पल इज स्क्वायर ऑब्जेक्ट, स्क्वायर लैमिना, मास m एंड साइड लेंथ a। और इसमें हिंज है एक कॉर्नर पे, कॉर्नर इज हिंज। सेम क्वेश्चन है, रिलीज एट रेस्ट, द स्क्वायर इज रिलीज एट रेस्ट, द स्क्वायर इज रिलीज एट रेस्ट, फाइंड, वो भी वही चीजें हैं, अल्फा एंड द फोर्स एट हिंज, फाइंड ए पार्ट अल्फा और बी पार्ट फोर्स एट द हिंज। यही दो क्वेश्चन पूछने ही होते हैं, इसके अलावा कोई कुछ नहीं पूछ सकता। वो हम ही ने खाली वो पूछ लिया था पीछे कि भाई कौन से पॉइंट पर जी आएगा। वर्टिकल, सॉरी, दिस इज वर्टिकल प्लेन में, वर्टिकल प्लेन, ऑब्जेक्ट इज इन द वर्टिकल प्लेन, दिस ऑब्जेक्ट इज इन द वर्टिकल प्लेन। तो आप जानते हो कहाँ किनको दिक्कत होगी, जिनका एक तो लेक्चर 1 वो समझ में नहीं आया था, लेक्चर 1 का वो एक पैराग्राफ कि हम किसी पॉइंट की एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, और अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर याद नहीं है तो बेकार है पूरा क्वेश्चन, जो पिछले दो क्लासेस, ढाई क्लासेस में पढ़े थे, अगर वो याद नहीं है फिर गया, तो बैठे रहो, या तो डेरिवेशन अल्फा और हिंज की फोर्स निकालनी है। तो टॉर्क बाई आई, अब टॉर्क किसका होगा और आई क्या होगा, ये दो बातें पूछे। कौन सी फोर्स टॉर्क प्रोवाइड करेगी, कितना टॉर्क प्रोवाइड करेगी, ये सब। वर्टिकल प्लेन की फोर्स है, यानी कि हिंज से जो एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल है। ये तो समझ आएगी होगा टॉर्क कौन देगा, कौन सा फोर्स, mg। और टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, तो mg इंटू, यहाँ फिर गड़बड़, हाँ √2a, ठीक ठीक, सॉरी, सही है। √2a क्यों कर रहे हो, तो सेंटर ऑफ मास पर mg लग रहा है। सर ए बाय √2। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, ये हिंज है तो ये डिस्टेंस चाहिए आपको, ये डिस्टेंस, √2a नहीं है ये, मतलब ये भी एक पॉइंट है, मैं तो बार बार उसी पॉइंट पर हिट कर रहा हूँ जहाँ गलती हो रही है।
आप मानो या ना मानो, एग्जाम प्रेशर में माइंड एक स्टेप आगे निकल जाता है। मतलब जब आप रूट 2 कैलकुलेट कर रहे होते तो दिमाग में चलता है कि इसको 2 से डिवाइड करना है, लेकिन जब रूट 2 लिखते हो तो उतनी देर में भूल जाता है, 2 से डिवाइड नहीं होता फिर वो। सोचा तो सही था, लिखते वक्त भूल गए। इतनी साइकोलॉजी होती है हम लोग की। और चैलेंज तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में याद करो, स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सर ma²/6 ठीक, प्लस ma²/2 भी ऐड करेंगे। अब करके बताओ जो भी ऐड करना है, तो टोटल बताओ, फिर टोटल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस न्यूमेरिकल में यूज होगा वो कितना होगा। सर 2 ma²/3। ठीक, सब सब छटपटा रहे, सब छटपटा रहे कि क्या था। देखो अब यह गलती होनी है, ये 100% होनी है। अरे भैया पन्ना पलट तो फिलहाल तो कहाँ बेइज्जती करवा रहे हो, घनघोर बेइज्जती। अल्फा आएगा √2g/3। अबे अल्फा छोड़ो, पहले इनर्शिया बताओ, स्क्वायर का इनर्शिया इस वाली एक्सिस के अबाउट 2/3 है, 2/3 एम स्क्वायर, 2/3 एम स्क्वायर राइट आंसर है इसका। अब आप पन्ना पलट के देखो कैसे होगा ये, रेक्टेंगल रेक्टेंगल का जब करवा रहे थे। ma²/6 वाया सेंटर होता है, सेंटर से जब जाते हैं तो ये ma²/6 आता है, और फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ये आएगा। नहीं अभी तो कर ले रहे हो, अभी तो कम, अभी ये एटमॉस्फेयर भी तो देखो ना, एटमॉस्फेयर क्लास में बैठे हो भाई, कंफर्ट जोन देखो, वहां तो इस तरीके का थोड़ी होता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि हम क्या होता है कि ओवर एस्टिमेट कर देते हैं, हम सोचते हैं कि टफ है, टफ कुछ नहीं है, इसलिए आपको याद रहेगा तो सब आसान है। टफ हो जाता है क्योंकि याद नहीं होती चीज। तो अल्फा तो आ जाएगा इसके थ्रू, जो भी आ रहा है अल्फा, ठीक है, कुछ नहीं है भैया इसमें, मतलब इससे ज्यादा आसान। हाँ इसके बाद वाला पार्ट याद कर लो सीक्वेंस। अब आइए जाइए सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन निकालने, उस मेथड से, सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल मेथड से। सेंटर ऑफ मास की सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देखो, सब सब जस्ट आफ्टर वाले, जितने जितने भी न्यूमेरिकल आपको करा रहे हैं उन सब में ओमेगा 0 है। नहीं पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है, हमें हैबिट बिगाड़ेंगे सर, जो अभी ओमेगा लाएंगे है, परेशान हो गया, पहले एक स्टेप तो समझो। पहले इन छोटी छोटी चीजों पे इम्प्रूवमेंट लाओ, कि डिस्टेंस सही से कैलकुलेट करना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सही से कैलकुलेट होना चाहिए, छोटी छोटी चीजों की केयर करो पहले। तो सेंटर ऑफ मास की यार दो एक्सेलरेशन, एक सेंट्रीपिटल, अब लेक्चर 1 को देखोगे तो आपको समझ आएगा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है। तो थ्योरी नोट्स में ये सब बताया जा चुका है कि डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है वो हमेशा टुवर्ड्स एक्सिस होना चाहिए। तो दिस साइड इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, बट वो 0 है। और एक टेंजेंशियल जो सेंट्रीपिटल के 90 डिग्री पे होगा, तो सेंट्रीपिटल के 90 डिग्री पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जिसकी वैल्यू आर अल्फा, आर क्या रखेंगे इसमें, a/√2 और इनटू अल्फा, अल्फा निकाल चुके हैं। सर एफ एन जाएगा -g/4। नहीं बच्चा तुम फिर गड़बड़ कर रहे हो, सर प्लस और 3 माइनस कंसंट्रेशन प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि तुम लोग माइनर चीजों को ओवरलुक कर रहे हो, कुछ ना कुछ वेरिएशन तो आएंगे ना। पहले निकाला आपने, 3g/4 आ रहा है, 3g/4 सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन। सर सेंटर ऑफ मास के लिए फोर्स बता रहा था। अच्छा फोर्स भी बता रहे हैं, बट ये 3g/4 किस डायरेक्शन में जा रहा है ये तो देखो, 3g/4 वर्टिकल थोड़ी आ रहा है, ये तो एक एंगल पर है,
वर्टिकल नहीं है ये। तो अब इसके बाद वाला पार्ट है, तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में जो ये लगाओगे एक्सटर्नल फोर्सेस का समेशन, उसमें एक तो ग्रेविटी की फोर्स, तो वो लिखोगे mg, ग्रेविटी की फोर्स mg जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब आपको वेक्टोरियल फॉर्म पे जाना पड़ेगा, और इसलिए वेक्टोरियल फॉर्म यूज करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन इंक्लाइंड हो चुका है, मतलब ये वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं है, तो बेटर इज टू यूज द वेक्टर फॉर्म। तो एक्सटर्नल फोर्सेस का समेशन जब करोगे तो ग्रेविटी की फोर्स और प्लस हिंज की फोर्स, जिसका कोई अता पता नहीं है कि कहाँ है। राइट साइड पर टोटल मास, और ये जो एक्सेलरेशन 3g/4 आया है, इसको भी रिजॉल्व करके आई कैप और जे कैप के फॉर्म में लिखे। तो 3g/4 इस डायरेक्शन में है और ये स्क्वायर है, तो आप क्लियरली ये देख सकते हो कि हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री के एंगल पर हो गई। तो 3g/4 का एक कंपोनेंट नेगेटिव वाई डायरेक्शन में और 3g/4 का एक कंपोनेंट नेगेटिव जे कैप में, तब जा करके आंसर आएगा। यानी यहाँ पर 3g/4 और कंपोनेंट्स में जब जाओगे तो -1/√2 आई कैप और -1/√2 जे कैप। प्रॉब्लम कंसेप्ट के नहीं है, बट प्रॉब्लम ये होती है कि हमारी इन चीजों की आदत नहीं होती है एक्चुअली, कहाँ पर वेक्टोरियल फॉर्म, कहाँ पर कंपोनेंट फॉर्म। अब जब इसको पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो हिंज की फोर्स में दो कंपोनेंट्स आएंगे आपकी बात, मतलब हिंज की फोर्स का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी निकलेगा और हिंज की फोर्स का एक वर्टिकल कंपोनेंट भी आएगा। नहीं होती है, हिंज की फोर्स का कोई एग्जैक्ट लॉजिक नहीं होता कि वो सिचुएशन के हिसाब से वो 1 डायमेंशन में भी आ सकता है, 2 डायमेंशन में भी आ सकता है, और कहीं कहीं पर तो 3 डायमेंशन में भी आ सकता है। अगर इसका कोई एक फिक्स रूल होता तो जब हम बाकी सारे फोर्सेस के बारे में पढ़ रहे थे, नॉर्मल, स्प्रिंग और उसके बारे में, तो इसको भी पढ़ा दिया होता। हिंज की फोर्स जानते हो? हिंज की फोर्स को ऐसा समझिए, आपकी बॉडी में जो ज्वाइंट्स होते हैं, इनकी फोर्स का क्या डायरेक्शन होता है? बॉडी ज्वाइंट्स हिंज होती है, तो अब आपसे पूछ रहे हैं कि इन ज्वाइंट्स पर या जो यहाँ पर ज्वाइंट्स होते हैं, इनमें फोर्स कहाँ लग रहा होता है? तो ये तो डिपेंड करेगा ना कि आप इन ज्वाइंट्स पर लोड किस तरीके का डाल रहे हो। अगर आप वर्टिकल वेट लिफ्टिंग कर रहे हो तो यहाँ पर अलग तरीके की फोर्स आएगी। आर्म्स को ऐसे हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच करो, अलग तरीके की फोर्स आएगी। तो हिंज की फोर्स को आप फिक्स कैसे कर सकते हो? कैसे कह सकते हो कि ज्वाइंट्स पर हमेशा एक ही डायरेक्शन में फोर्स आएगी? फिर तो डॉक्टर्स के लिए कितना आसान हो जाता है, कैसे भी चोट लगे वो एक ही दवाई देंगे। अगर ये सब होता तो बिल्कुल नहीं होता ये सब। हिंज फोर्स मतलब बॉडी ज्वाइंट्स फ्लेक्सिबल होते हैं एक्चुअली। बॉडी के ज्वाइंट्स अगर आप लोग को पता होगा तो बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है इनके अंदर, किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हो। तो यही काम हिंज का भी होता है। तो आंसर बोल रहे हैं यार, हिंज की फोर्स का हॉरिजॉन्टल एक्स वाला पार्ट कितना आ रहा है? और सर -3 बिल्कुल माइनस में आएगा, आई कैप में आएगा, और एक जे कैप में भी आएगा। अब इसके बाद इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल सकते हैं लॉ ऑफ वेक्टर यूज करके। भाई हिंज की फोर्स के दो कंपोनेंट्स आ गए, अब उसका आप मैग्नीट्यूड बताओ, डायरेक्शन बताओ। हो गया ये लेंथी क्वेश्चन। और जो अब यहाँ पर गलती किसके थ्रू हो रही है, किनको हो रही है? जो इस वेक्टर को इग्नोर कर रहे हैं। क्योंकि पहले दो एग्जांपल में वेक्टर का यूज हुआ नहीं, वो इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि सब कुछ एक ही डायरेक्शन में आ रहा था। अब ऐसा नहीं है। ठीक है, और इसका एक और एडवांस वर्जन जो है, प्रॉब्लम कैसे डिफिकल्ट करी जाती है देखो। फिलहाल तो मैं प्रीवियसली नोन रिजल्ट लगाऊंगा, अदरवाइज प्रॉब्लम को डिफिकल्ट, या अगर फ्रेश न्यूमेरिकल लेना चाहते हो तो देखो कैसे प्रॉब्लम टफ की जाती है। करे भाई, देखिए चलिए अभी सिंपल वे में रखते हैं। एक सर्कुलर डिस्क में, ये हम वही क्वेश्चन उठा रहे थे जो कल किया था हम लोगों ने, और सर्कुलर डिस्क में यहाँ पर कैविटी जनरेट कर दे।
तो फिलहाल तो आप कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हो, कॉपी पेस्ट करो, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास निकाल चुके हो। और नहीं तो हमारे लिए टास्क क्या बढ़ जाता है जानते हो, पहले हमको सेंटर ऑफ मास भी निकालना पड़ जाएगा। तो इसी तरीके से एग्जाम में टफ होता है, और कोई ऐसा नहीं है। आपको उसी में नए नए कंसेप्ट डालते जाओ। तो ऑब्जेक्ट विद कैविटी कर दिया, अब और लेंदी न्यूमेरिकल हो गया। किस सेंस में, मतलब कंसेप्चुअली टफ नहीं हुआ, क्योंकि करना तो अभी भी वही काम है। निकालो इसका अल्फा, निकालो, खाली इतना ही निकाल दो, बहुत है। अल्फा चाहिए इसका मास गिवन है, वर्टिकल प्लेन में है, उसको हम साइड में जी से दिखा दे रहे हैं, और ओमेगा 0 है। तो अभी तो टेम्परेरी क्लास के अंदर बैठे हैं, तो अभी आप, क्योंकि इसका COM कल डिराइव हुआ था, तो चाहे तो वो यूज कर लीजिए, लेकिन माइनस मतलब उसकी लोकेशन बताए, तो अभी तो डायरेक्ट लगा दो। अदरवाइज अगर ये चीज नहीं होती, कुछ और ऑब्जेक्ट होता, या कैविटी की लोकेशन कुछ और होती, कैविटी का साइज कम होता, तो हमको सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ता पहले बैठ के। इसका निकालिए नहीं भाई, कॉपी करो, टाइम कम है। तो इसका कहाँ पर निकाला गया था, R बाय कैविटी के साइड पर या इधर की साइड पर? हाँ, तो सर सेंटर जहाँ ऑफ पास मास है। का लोकेशन राइट ईयर, ये याद कर लेते हैं। मतलब तो यहाँ पर mg का फोर्स होगा, उसका टॉर्क निकालोगे जब हिंज के अबाउट, तो mg इंटू डिस्टेंस बताओ, सर 5 हिंज R से बाय सेंटर ऑफ मास 5r/6, ये तो हो गया टॉर्क। डिनोमिनेटर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब अल्फा आएगा, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अपने आप में चैलेंजिंग है। कैविटी वाली बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना भी आसान काम नहीं। करिए करिए, बोलिए नहीं, करिए, बोलो नहीं, बोल करके तो हर कोई सेलेक्ट हो जाएगा। अगर वाइवा हो जेई मेन के पेपर में, तो 30 के 30 हो जाएंगे। सामने वाले को ये तो समझा ही देंगे कि ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना, ये हो जाएगा। और जब पेन पेपर लेके खुद लिखने बैठते हैं, तब रियलाइज होता है यार कुछ ये छूट गया, तो वहां से 2 मल्टीप्लाई नहीं हुआ, तो 2 × 3 4 हो गया, तब समझ में आता है। हाँ, अब देखो आ रहा है। अब सब सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं, सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि भाई इसका क्या होता है, इसका क्या होता है। हाँ, तो उसी का देंगे, और बचे हुए बॉडी का ही मास दिया जाता है। तो तुम किसका ले रहे हो, इसीलिए कह रहे थे करो, बोलो नहीं। सच्चाई यही है बेटा दिव्यांश, इसीलिए हम लोग हमेशा कहते हैं, भले आप 70% सिलेबस करो, लेकिन कायदे से करो यार। उतना भी कर लोगे तो पेपर में निकल जाओगे अच्छे से। तुम्हारा एक कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब कंफर्मेशन क्यों चाहिए तुमको कि यही आ रहा है? पेपर में तुम्हारे बगल में तो कोई नहीं होगा।
तो अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस लो ना कि जो निकाला सही निकाला भाई। हम लोग तो देखो, हम लोग की प्रैक्टिस है, आपकी प्रैक्टिस नहीं है, तो इसलिए कभी भी हम लोग के स्टाइल में मत देखो कि भाई हम तो डायरेक्ट, हम लोग ये कह रहे हैं कि कंप्लीट बॉडी 4m/3 मास की होगी। ये m मास बची हुई बॉडी का है, इसका मतलब कैविटी से पहले ये 4m/3 होगा। और ये चीज हमने कल वाले क्लास में एरिया के कंसेप्ट से करवाया था, रूल ऑफ एरिया के अकॉर्डिंग। तो वो सब आप रिव्यू करो जाकर के कैसे हुआ था। यानी कि ओरिजिनली ये 4m/3 मास की बॉडी थी। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे देखो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए पहले कंप्लीट बॉडी का निकालेंगे। मास ऑफ कंप्लीट बॉडी 4m/3, m से तो ज्यादा ही होगा ना, क्योंकि अगर बची हुई बॉडी m है तो पहले m से ज्यादा रहा होगा, वो एरिया के हिसाब से आएगा। और कंप्लीट बॉडी एक सर्कुलर डिस्क है, लेकिन हम जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, इस एक्सिस के अबाउट कंप्लीट डिस्क के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो 3/2 mr² बनेगा। कैलकुलेशन ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस जो कर रहे हो, वो एक्सिस सरकमफ्रेंस के थ्रू जा रही है। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो फॉर्मूला mr²/2 है, वो सेंटर के लिए होता है, सरकमफ्रेंस के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम बनेगी। So the inertia of a complete body about the axis which passes through circumference 3/2 into उसका mass into r²। This is complete body का, माइनस या प्लस, लेकिन प्लस के बाद नेगेटिव मास कर देंगे। प्लस के बाद नेगेटिव मास कर लीजिए या माइनस के बाद उसका मास वैसा कर लीजिए। अब जो कैविटी वाली बॉडी है, तो कैविटी वाली बॉडी में -m/3 मास था, बट नोटिस करो माइनस साइन जब बाहर लगा चुके हैं तो अब यहाँ पर सिर्फ m/3 लेंगे। तो कैविटी वाले बॉडी का खुद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैविटी वाले सेंटर के अबाउट m/3 रेडियस r/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 mr²/2 फॉर्मूला ऑफ डिस्क। बट ये आंसर अभी नहीं हो रहा, क्योंकि इतना इनर्शिया कैविटी वाले पोर्शन का कैविटी वाले सेंटर से है, हम लोग निकाल रहे हैं सरकमफ्रेंस पर। तो प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम फॉर कैविटी, कैविटी के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यानी कि m/3 इंटू कैविटी के सेंटर से सरकमफ्रेंस पर जो हिंज है वो कितने डिस्टेंस पर है, कैविटी के सेंटर से ये डिस्टेंस 3r/2 इसका स्क्वायर है। ये कहीं जाकर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनता है। एंड बिलीव मानो, एग्जाम प्रेशर में मन करता है बिल्कुल सुसाइड कर ले इसको, कि मतलब छोड़ छाड़ दे कहीं। जब इतना ना मतलब हेडेक होने लगती है। फॉर्मूला भी याद करो, थ्योरम भी लगाओ। सर अल्फा आ रहा है सर 20g/29 आ रहा है। सही है। भाई 20g/29 आंसर आ रहा है उधर से, 20/29 और g/r। तुम तो सरेंडर कर चुके हो। तो एक एक स्टेप देखते रहो। पिछला क्वेश्चन इसलिए टफ हो गया क्योंकि एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का एंगल पे चला गया था, तो हमें वेक्टर में जाना पड़ गया। अब टफ इसलिए हो गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही निकालने में हालत खराब हो रही। सेंटर ऑफ मास तो किस्मत थी कि हमको r/6 याद था, नहीं अभी वो भी निकालते हैं। सबके अलग अलग आंसर आएंगे जिसमें। जितने लोग आंसर देंगे गारंटी सबका अलग आएगा। एक 20/29 बोल रहा है उधर से। कितनी हिम्मत मिलती है जब तुम्हारा आंसर क्लास में कोई और बोल दे। नहीं मतलब, हाँ मतलब फिर भी मतलब उस समय लगता है बच गए, कोई तो मिला। 29/24 ये आंसर आ रहा है तुम्हारा भी है ना।
29/24 करो तो यही होगा फिर, मान लेते हैं भाई 29/24 G/R अल्फा की वैल्यू। तो ये तरीके होते हैं क्वेश्चन को टफ बनाने के, मतलब कि एक ही चैप्टर के कई सारे कंसेप्ट उसमें डाल दो, है ना, सेम चैप्टर के अलग अलग कंसेप्ट मिला दीजिए, क्वेश्चन टफ हो गया। अच्छा अल्फा 20/29 है, अल्फा की वैल्यू 20/29 जी, तुम किसकी वैल्यू बता रहे हो फिर? तो अल्फा ही तो पूछा था पहले, फालतू में गलत करवा दिया तुमने। ठीक है, ये हो गया। और फाइनल लेवल जो आ सकता है, मतलब ये मैं सारी पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है इसमें। तो फाइनल लेवल लाइक इस तरीके का है कि ऑब्जेक्ट है और लेफ्ट साइड पर एक्सिस मतलब है हिंज है, ठीक है, ये भी एक रॉड है, ये भी एक रॉड है, मास m, लेंथ l। देखिए किस तरीके से टफ होगा क्वेश्चन, मास m लेंथ l, बट कहां पर फंसा दिया गया कि मास पर यूनिट लेंथ प्रोपोर्शनल टू x। अब फंस गए, निकालो अल्फा कितना आएगा इसमें। तो अलग अलग ब्रेक करके सोचोगे तो कहोगे यार सब कुछ तो पढ़ा था हमने क्लास में, इस टाइप की बॉडी का इनर्शिया भी निकालना बताया गया था, इस टाइप की बॉडी में सेंटर ऑफ मास निकालना भी बताया गया था। तो अल्फा निकालना हो, हिंज का फोर्स निकालना हो, ठीक है, आइडिया मिल रहा है किस तरीके से। ये 4-5 वेरिएशन दिखा दिए, इनके अलावा गारंटी बोल सकता हूँ कि इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, इन 5 वेरिएशन के अलावा इस टॉपिक पर तो कुछ नहीं होगा भले। अब इसके बाद जो अगला पार्ट है वो सिर्फ ये है कि इन सभी क्वेश्चंस में ओमेगा 0 लेके चलते थे, अब ओमेगा नॉन जीरो वाले केसेस। तो अब इसमें आपके लिए टास्क ये बढ़ गया, पहले तो ये निकालो इनर्शिया, इसका इनर्शिया कोई रेडीमेड फॉर्मूला तो है नहीं कि पहले से तैयार हो। सर लैम्डा नॉट L की पावर 4/4 आ रहा है इनर्शिया, उसके बाद अच्छा निकालिए तो सर। लैम्डा भी हटाना पड़ेगा एक्चुअली, क्योंकि लैम्डा ना ठीक मैं सर। नहीं देता होगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्विकली बताओ जरा आप लोग इनर्शिया यार, क्विकली इनर्शिया कैलकुलेट करो। हम नहीं होगा बता रहे हैं, ml आपको क्यूब आसमानी नहीं होता, नहीं होता क्योंकि एक मेंटल लेवल पर हम थक जाते हैं, मेंटल लेवल पर ये होता पहले ही सरेंडर कर देते हैं कि यार नहीं ये नहीं होगा। और मैं भी मानता हूँ कि भाई इसका इसके आने के चांसेस 1 या 2% के ही है, मतलब ये तब होता है जब पेपर का लेवल बहुत हाई हो, टफ हो। तो इनर्शिया के लिए यार याद करें जरा, इंटीग्रेशन करते थे, इसमें एक एलिमेंट चूज करते थे dx लेंथ का, उसका मास निकालते थे। तो पर यूनिट लेंथ अगर x है तो उसको हम उसमें कुछ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मान लेंगे, cx और dx, ये हो गया मास ऑफ एलिमेंट। फिर इस एलिमेंट का इनर्शिया निकालना है, तो अगर ये x डिस्टेंस पे होगा तो एलिमेंट एक पार्टिकल के फॉर्म में है, मास ऑफ एलिमेंट और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इनर्शिया ऑफ एलिमेंट, और उसका इंटीग्रेशन 0 से l तक इनर्शिया ऑफ रॉड, ये आएगा। और साथ में एक और कैलकुलेशन होगी, सी एक्स डी एक्स जो मास ऑफ एलिमेंट है उसके इंटीग्रेशन की, जो कैपिटल एम के बराबर होगा। इसके थ्रू हम कांस्टेंट सी निकालेंगे, बिकॉज क्वेश्चन में कांस्टेंट गिवन नहीं। तो 2 बार, एक इंटीग्रेशन इनर्शिया निकालने के लिए, एक इंटीग्रेशन मास निकालने के लिए, दोनों के कांस्टेंट्स आपस में एलिमिनेट करके और इनर्शिया को मास के फॉर्म में लाओगे। सर ml²/2 आ रहा है। जी
इन दोनों के कंबाइंड एप्लीकेशन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कमिंग एज 2, ये इनर्शिया आया, ठीक है। ये इस तरीके से प्रॉब्लम टफ होगी, और भाई आप लॉजिक से कैसे टफ कर दोगे, इसमें थोड़ी कोई छेड़छाड़ कर देंगे कि हम यहाँ पर कुछ चेंज कर दें। इसके बाद अल्फा निकालने के लिए टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो निकाल दिया, टॉर्क भी इतना आसान नहीं है। टॉर्क निकाल कौन सी फोर्स कर रहे हो, लेकिन mg का टॉर्क निकालने के लिए अब सेंटर ऑफ मास भी निकालना पड़ेगा। अल्फा सेंटर ऑफ 4g मास बाय मिड पॉइंट नहीं हो, फिर एक और मामला फंसा, एक और तीसरा इंटीग्रेशन। तो अब हमको ये भी याद होना चाहिए कि x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का निकालने का फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ dm इनटू x डिवाइडेड बाय टोटल मास। 2/3 आ जाएगा सर। हाँ जी, तो cx dx वाज dm और आगे x 0 से l तक, और इंटीग्रेशन ऑफ dm मींस टोटल मास, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ cx dx। इसको सॉल्व करने पर ये 2l/3 आएगा, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन। अल्फा मिली वर्टिकल, वर्टिकल, ये सब वर्टिकल प्लेन वाले हैं जी। यहाँ साइड में बता दो, हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता तो हमें कोई फोर्स लगानी पड़ती ना, सर अपने आप तो घूमेगी नहीं। तो इस तरीके से हो सकता है हम इसको पैराग्राफ के फॉर्म में दे दें। पैराग्राफ के फॉर्म में हो सकता है कि पैराग्राफ के पहला पार्ट पे सेंटर ऑफ मास पूछ लिया जाए, पैराग्राफ के दूसरे पार्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाए, और तीसरे पार्ट में इंच की फोर्स पूछी जाए, राइट यार। 4g/3l। हाँ अच्छा, 12/3 पे सेंटर ऑफ मास आ रहा है, तो जब टॉर्क निकलेगा तो वो mg मल्टीप्लाइड बाय 12/3 होना चाहिए। अब जाकर के कहीं फाइनल आंसर आएगी अल्फा का। हाँ, और कोई तरीका नहीं क्वेश्चन टफ होने का। चलो इसके बाद अब अगली क्लास में करेंगे पुली वाले सिस्टम्स कर दे। ऐसा बस मेंस में ना है, एडवांस में आ जाएगा तो कर लेंगे। क्यों उसमें, अरे यार देखो भाई, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। अगर मतलब मेंस में आ रहा है तो छोड़, फिर एक ही ऑप्शन है, छोड़ दीजिए इसको, मार्क्स और रिव्यू करके छोड़ दो। टाइम बहुत लगता है, और थोड़ा सा बीच में अटक गया तो सब पूरा पेपर की लग जाती आता नहीं है वैसे मेंस में, उम्मीद कमी है बाकी। यूनिफॉर्म वाला तो कर दोगे, तो उसमें भी दिक्कत है तुम्हें। है। नहीं सर, मतलब दिक्कत ये तो, लॉजिक वाइज किसी में नहीं, पूरा चमक तो गया ही था, लेकिन सर उसमें कैलकुलेट करते करते सर इतना टाइम लगता है उसमें। हाँ ये दिक्कत तो है। नहीं तो ये पॉसिबिलिटी है, चांसेस कम ही है। हम तो खाली बस ये है कि प्रिपरेशन करके चल रहे हैं एडवांस की। एडवांस में तो कर लेंगे सर, वहाँ पे कमबैक का टाइम भी रहता है सर। मेंस में तो एक में अटक गया तो पूरा पेपर का फिर हो गया। हम्म, चलो, नहीं यार सुनो, एक मिनट, डाउट